हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ महेंद्र एंड बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। कल हम लोगों ने कंप्लीट किए थे 130 एमसीक्यूज़। वो भी पूरा कहाँ पे कर लिया था, एक ही वीडियो में कर लिया था। मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लगा था वो बनाने के लिए और एंड में मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। नहीं तो कल मेरा प्लान था कि केस स्टडीज़ भी वो पूरा करवा लूँ, बट ये गर्मी बहुत है काइंड ऑफ अभी, करेक्ट है, और उसमें बोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेरे लिए हो गया था कल। थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे हो गया था, दैट इज़ ऑल राइट। और अभी हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में मेरा ये टारगेट है कि आपको 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा 30 केस स्टडीज़ क्या मैं करवा दूंगा यूट्यूब पे। स्पीड विल बी सुपर फास्ट। सुपर फास्ट का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका कंसेप्ट ऊपर नीचे होगा। सुपर फास्ट का मतलब ये है कि बिना कोई एक सेकंड भी वेस्ट किए हम लोग ऑलमोस्ट सब कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से फटाफट फटाफट तरीके से क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। इज इट ऑल राइट? यस सर। माय नेम इज़ महेंद्र, जैसे मैंने बताया, बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। टैक्स के रिलेटेड ये चैनल पे आपको इतनी चीज़ें मिलने वाली है कि दिस विल बी ट्रेजर फॉर यू। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सबसे पहले बेसिकली पता चल जाए जो जो वीडियो आते हैं, ढूंढना ना पड़े। सिंपल सी बात है। अभी क्या करना है, अभी हम लोग केस स्टडी 1 पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना तो और लोगों तक पहुंचेगा। मिस्टर शशिकांत का एज है 45 ईयर्स, इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप है, ठीक है। एंगेज है कैरेज ऑफ पैसेंजर इन इंटरनेशनल ट्रैफिक है, वो शिप का काम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंट्री का डेट है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एग्जिट का डेट है। इससे क्या पता चलता है, रेसिडेंशियल स्टेटस का वो एक स्पेशल रूल है ना, जो इंडियन सिटीजन फॉरेन बाउंड इंडियन शिप का क्या होता है, मेंबर होता है और बाहर चला जाता है, तो उसके लिए अलग तरीके से रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है। कैसे देखना पड़ता है, जिस दिन उसने कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ज्वाइन किया शिप में, वहाँ से लेके कब तक वो डिस्चार्ज होता है, साइनिंग ऑफ होता है, ये पीरियड मतलब 29 ऑफ मई से लेके 19 ऑफ दिसंबर तक क्या माना जाएगा, वो इंडिया में था ही नहीं। वो इंडिया में था ही नहीं। तो यहाँ पे ये मैंने डेट कैलकुलेशन करके रखा है, 160 डेज आएगा। कैसे आएगा, आपका अप्रैल का 30 डेज, मई का 28 डेज, क्योंकि 29 से वो माना जाएगा कि वो इंडिया में है ही नहीं। फिर दिसंबर तक था नहीं, फिर दिसंबर का 19 निकाल दो, जो बचा 31 माइनस 19। फिर ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है ताकि ये सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले 182 डेज़ वाला कंडीशन क्या सेटिस्फाई होता है? नहीं होता है। 182 डेज़ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है? नहीं होता है। इंडियन सिटीज़न क्या जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ही स्टेड इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर इन 400, और ये तो एडिशनल कंडीशन दिया है 7 साल में कितना, 750 डेज़। पर ये एक्सेप्शन वाले पार्ट में कवर होता है, तो ये अपना कवर ही नहीं होगा। ये पर्सन क्या है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। आगे आते हैं, ही रिसीव सैलरी ऑफ ₹7,20,000 इन हिज एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट जो कि मेंटेन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो इससे जो पैसा मिलता है, यह क्या एग्जेम्प्ट होता है कि टैक्सेबल होता है? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। एनआरई अकाउंट में अगर आपको पैसा आता है तो बेसिकली 2 अकाउंट होते हैं, एनआरओ अकाउंट होता है, एनआरई अकाउंट होता है। एनआरई का फुल फॉर्म क्या है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। एनआरओ क्या होता है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ऑर्डिनरी वाला टैक्सेबल होता है, एनआरई वाला क्या होता है, बेसिकली एग्जम्प्ट हो जाता है। उस पर कंडीशन वगैरह थी। चैप्टर 3 का रिवीजन आप देख सकते हो, यूट्यूब पे मैराथन डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। फिर बात करते हैं उसकी कुछ इनकम है। सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया है इन मंथ ऑफ अप्रैल 2021 बाय एक्स लिमिटेड, अ सिंगापुर कंपनी। और वो डिविडेंड मिला भी कहाँ पे है, सिंगापुर में मिला है। ये खुद क्या है, नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट को सिंगापुर में क्या मिला है, डिविडेंड मिला है, तो ये क्या टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा? इंडिया में भाई एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान की लैंड से मिला है। कहाँ मिला है, इनकम रिसीव इन इंडिया है, तो भाई टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट रिसीव हुआ है चेन्नई की प्रॉपर्टी में। चेन्नई की प्रॉपर्टी 3,60,000 रेंट मिला है। इसका 30% क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो 3,60,000 का 70%, भाई आप भी कैलसी निकाल लो अपना। 3,60,000 का 70% वुड बी 2,52,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसके बेस पे अपने को क्या करना है, बड़ा ही सिंपल सा केस स्टडी था, छोटा सा। सबसे पहले शशिकांत का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो जैसे हम लोग ने निकाल दिया, क्या था, नॉन रेजिडेंट था। दूसरा, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ शशिकांत, अज्यूम दैट ही डज नॉट पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। उसका टोटल इनकम देखो, 2 चीज़ें हैं उसमें। एक तो है यहाँ पे 2,52,000 प्लस 2,50,000, 5,02,000 रुपये।
पे आते हैं। अज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आप अज्यूम करो कि मिस्टर शशिकांत ने क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया है अपना हाउस प्रॉपर्टी जो चेन्नई वाला था, किसको, माइनर मैरिड डॉटर को। ये शशिकांत है, उसने अपना हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है अपनी माइनर मैरिड डॉटर को। ठीक है जी, हाँ जी। ऑन 1 अप्रैल 2021, और उसकी वाइफ को, दोनों को कर दिया इज अ हाउस वाइफ एंड डज नॉट हैव एनी इनकम, मतलब अपना हाउस प्रॉपर्टी उससे ट्रांसफर कर दिया है। माइनर मैरिड डॉटर रिसीव अ रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको रेंट मिल रहा है। रेंट का अमाउंट कितना था, 2,52,000 था, हम लोग ने ऊपर कैलकुलेट कर दिया था। इन सच केस किसका टोटल इनकम, शशिकांत का टोटल इनकम कितना होगा। तो देखो शशिकांत का पहला तो 2,50,000 रुपीज़ वो पाकिस्तान की लैंड से इनकम आ ही रहा था। ये अभी 2,52,000 का इनकम क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, क्योंकि उसकी वाइफ का कोई इनकम नहीं है। अपने हस्बैंड मतलब फादर या मदर जिसका इनकम ज़्यादा होता है उसके हाथ में क्लब हो जाता है माइनर डॉटर का इनकम। तो 2,52,000 क्लब नहीं होगा, इसमें से 1,500 रुपये का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यहाँ पे ही खोल देता हूँ, सो इट विल बी मच बेटर। ठीक है, तो इनकम कितना हो जाएगा, एक तो 2,50,000 वो तो एज इट इज़ रहेगा पाकिस्तान की लैंड का, दूसरा 2,52,000 रहेगा माइनस 1,500 रुपये, तो इट विल बी 5,00,500। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, मिस्टर शशिकांत वुड लाइक टू मिनिमाइज हिज टैक्स लाइबिलिटी एंड कंसल्टेड यू टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द सेम फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, अकॉर्डिंगली हिज टैक्स लाइबिलिटी वुड बी। मिस्टर शशिकांत क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है अपना टैक्स लाइबिलिटी। तो अगर मिनिमाइज करना चाहता है तो क्या होगा, मिनिमाइज करना चाहता है इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है, आपको दो तरीके से टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। एक तो नॉर्मल तरीका, एक 115 BAC वाला तरीका। इसमें कुछ करना नहीं, इनकम आपका कितना है, 5,02,000 है, 5,02,000 रुपये। क्लियर, हाँ जी। सबसे पहले 5% अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे भी 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं रहेगा। 2,50,000 टू 5 लाख यहाँ पे भी 5% रहेगा, दैट इज़ 12,500। यहाँ पे भी 5% रहेगा, दैट इज़ 12,500। यहाँ पे गेम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो 2,000 रुपये एडिशनल है उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा, करेक्ट है, नॉर्मल वाले में। तो दैट विल बी 400। यहाँ पे सिर्फ 10% लगेगा, दैट विल बी 200। तो ये 12,900 होगा, ये 12,700 होगा। तो 12,700 ही आपका कम टैक्स लाइबिलिटी है, प्लस 4% आप क्या कर लो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो। 12,700 प्लस 4% दैट कम्स टू कितना था 13,210। 13,210 आंसर इज करेक्ट, क्योंकि राउंड ऑफ हो गया था ना 13,208। तो यहाँ पे अपना केस स्टडी 1 खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया रहेगा, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 और भी इजी है, बट आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। सेक्शन 10AA जो कि चैप्टर 3 में था, चैप्टर 3 में था ना एक कंसेप्ट 10AA वाला, हाँ जी सर था ना, बस वो वाला एक कंसेप्ट आना चाहिए एंड इट विल बी ऑल राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है। मिस्टर सूरज का एज है 48 ईयर्स, फर्निश करता है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड इन स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन इन मार्च 2015। मार्च 2015 है, मतलब अभी कौन सा चल रहा है, सेकेंड फेज ऑफ 5 ईयर्स चल रहा है, तो 50% डिडक्शन मिलेगा। फर्स्ट 5 ईयर्स में 100% मिलता है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50% मिलता है। 2015 से लेकर 2020 तक कितना मिला था, 100% मिला था, अभी 2021-22 चल रहा है तो 50% मिलेगा। इट बिगेन मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2015, उसने ये तो कर लिया। टोटल सेल्स दिया है 85 लाख, एक्सपोर्ट सेल्स दिया है 45 लाख, डोमेस्टिक सेल्स दिया है 40 लाख, प्रॉफिट दिया है 20 लाख। ठीक है जी। एक्सपोर्ट सेल के अंदर फ्रेट एंड इंश्योरेंस भी है ऑफ ₹5 लाख। तो कभी भी एक्सपोर्ट टर्नओवर में 3 चीज़ें नहीं आती, फिट एक्सपेंस नहीं आते, FIT, F यानी फ्रेट, I यानी इंश्योरेंस। तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस 5 लाख रुपए ये इसमें नहीं आएगा, तो सिमिलरली ये टोटल सेल्स में भी कंसिडर नहीं होगा। ये हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा था क्लास में। ही रिसीव अ रेंट ऑफ ₹25,000 पर मंथ, 25,000 रुपया पर महीना उसको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है फॉर अ कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर सुधीर अ सैलरीड इंडिविजुअल। तो 25,000 इंटू 12 मैं कर देता हूँ, कितना होगा 25,000 इंटू 12, 3 लाख रुपया मल्टीप्लाई बाय 70% विल बी
2,10,000 रुपीज़। तो रेंट का इनकम इसका होने वाला है 2,10,000 रुपया। और ही अर्न इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट है 12,500 और पोस्ट ऑफिस पे इंटरेस्ट है 5,500 रुपीज़। तो यहाँ पे 80 TTA में डिडक्शन मिल जाता है 10,000 रुपये का, और यहाँ पे इसमें से ही रिड्यूस हो जाएगा कितना, 3,500 रुपये का जो एग्जेम्पशन मिलता है चैप्टर 3 में हम लोग ने देखा था। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो सबसे पहले बताना है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर क्या होगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10AA। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, आपका 45 लाख में से 5 लाख निकाल दिया, ये वाला फ्रेट एंड इंश्योरेंस वाला, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर हो जाएगा 40 लाख और टोटल टर्नओवर हो जाएगा 80 लाख, क्योंकि इसमें भी ये फिट एक्सपेंस नहीं आते। तो ये 40 और 80। सेकेंड है, कंप्यूट करो अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA टू मिस्टर सूरज अंडर सेक्शन 10AA। कितना डिडक्शन मिलेगा? तो डिडक्शन का बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो एक्सपोर्ट टर्नओवर से, डिवाइड करो टोटल टर्नओवर से। करेक्ट है। तो प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 20 लाख रुपये। 20 लाख इंटू 40 लाख डिवाइड बाय 80 लाख, तो दैट विल बी 10 लाख रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, जो कि अवेलेबल है टू टेक एग्जाम्पशन, मतलब ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट है। अभी एक्सपोर्ट प्रॉफिट का अपने को डिडक्शन सेकंड फेज में कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। सो 5 लाख रुपये आपका क्या हो जाएगा, 10AA में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, अज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली दैट मिस्टर सूरज एस्टेब्लिश SEZ यूनिट एंड बिगेन इट्स मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2018। अगर वो अप्रैल 2018 में कर देता स्टार्ट, तो क्या हो जाता, वो फर्स्ट फेज में कंसिडर हो जाता। अगर वहाँ पे हो जाता तो पूरा 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट इसको क्या मिल जाता, डिडक्शन मिल जाता। तो 10 लाख एक्सपोर्ट प्रॉफिट था, उसका पूरा 100% आपको डिडक्शन मिल जाता था, तो 10 लाख रुपये। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। अज्यूम करो ही डज नॉट पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। अभी आपको क्या बोल दिया है, पूरा का पूरा टैक्स लाइबिलिटी ही निकाल दो। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसका प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट 20 लाख था, करेक्ट है। प्रॉफिट था बिजनेस का 20 लाख रुपया, उसमें 10AA का डिडक्शन मिल जाएगा, कितना, 5 लाख रुपए, सिंस वो सेकेंड फेज में है, करेक्ट है। एक और इनकम था हाउस प्रॉपर्टी का, जो हम लोग ने निकाला था, कितना था, एक सेकेंड, 2,10,000, 2.10 लाख। एक और इनकम था आपका सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट था और पोस्ट ऑफिस पे इंटरेस्ट था। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट 2,000 ही कंसिडर करता हूँ आफ्टर टेकिंग 3,500 डिडक्शन, और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपका कितना था, 12,500 था कुछ, 12,500, उसमें से 10,000 में रिड्यूस कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल MCQ ही सॉल्व करने हैं, तो 2,500 रुपया आपका इंटरेस्ट आ जाएगा सेविंग बैंक का, 2,500। तो इसको मैं टोटल कर लूँगा, 15 लाख, 17 लाख 10,000, 17 लाख 14,500, 17 लाख 14,500 विल बी आवर आंसर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अपने 2 केस स्टडीज़ हो गए हैं। थर्ड पे आ जाते हैं, यही स्पीड रहेगा और इससे कम नहीं होगा, इससे बढ़ेगा ही, बट कंसेप्ट पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बहुत अच्छे से हम करेंगे। एक चीज़ बता देता हूँ, एक एप्लीकेशन है टैक्स सेंटर नाम का, उसके ऊपर आपको 5 डेज़ रिविज़न पूरा मिल जाएगा। फर्स्ट डे पे कौन सा रिवीजन करना है, सेकंड डे पे कौन सा रिवीजन करना है, थर्ड डे पे कौन सा रिवीजन करना है, चैप्टर वाइज दिया है, वीडियोस भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देख के कर सकते हो। और वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सब तो नहीं मिलेंगे बट चार्ट्स वगैरह जो मैं बना के डालता हूँ, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर लो, आपको बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएगी। 3 पे आते हैं, मिस्टर किशन इज एंगेज इन अ फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया वेयर टोटल एरिया इज 5 एकड़। ठीक है, एक्टिविटी 1 क्या है, एक्टिविटी ए, ही ग्रोज सैपलिंग और सीडलिंग इन अ नर्सरी स्प्रेडिंग ओवर ऑन 1 एकड़, द सेल प्रोसीड इज 5 लाख रुपया, कॉस्ट इज 1.40 लाख, तो 3.60 लाख हो जाएगा। बेसिक ऑपरेशन आर नॉट परफॉर्म ऑन ग्रोइंग सैपलिंग और सीडलिंग। बेसिकली नर्सरी का इनकम आपको पता है, एग्रीकल्चर इनकम आ जाता है। मैंने एक केस लॉ पढ़ाया था क्लास में, जिसके बाद वो डिसाइड हुआ था कि नर्सरी का इनकम कहाँ आएगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आ जाएगा, डेफिनेशन में कवर कर दिया है।
नर्सरी का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप पौधा ला के उसमें झाड़ वगैरह उगा के जो बेचते हो ना, बेसिकली वो चीज़। एक्टिविटी बी पे आ जाते हैं। ही ग्रोज अ कॉटन ऑन 3 acre लैंड, 40% ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर ₹4 lakh, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ विच इज़ 2,25,000। तो कॉटन आप बेच रहे हो, कॉटन सेल, करेक्ट है। सेल प्राइस क्या है 4 लाख, कॉस्ट क्या है 2.25 लाख, तो 1.75 लाख आपका क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा कॉटन का। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस 60% ऑफ कॉटन इज 3,37,500 एंड मार्केट वैल्यू इज 6 लाख विच इज़ यूज फॉर पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न। तो यहाँ पे भी एक और एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा, कौन सा, कॉटन का। वो जो एज्यूम करते हैं ना इनकम, कॉटन का मार्केट प्राइस क्या है 6 लाख है, माइनस 3,37,500 उसका कॉस्ट है। तो 6 लाख माइनस 3,37,500 विल बी 2,62,500। ये सेकंड आ गया एग्रीकल्चर इनकम। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऑफ ₹1 लाख किया है टू सोल्ड 8,50,000 ऑफ कॉटन। तो यहाँ पे बिजनेस इनकम हो जाएगा। सेल प्राइस कितना है 8,50,000, इसमें से ये 6 लाख रुपया लेस हो जाता है, करेक्ट है। ये क्लास में देखा था कंसेप्ट, 6 लाख रुपया लेस हो जाता है। और एक और चीज़ लेस हो जाएगा, कौन सा, आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1 लाख रुपये, तो 1,50,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिजनेस का इनकम आ जाएगा, करेक्ट है। एक्टिविटी सी पे आते हैं। लैंड मेजरिंग 1 acre is let out to Mr. Ramesh on monthly rental of ₹15,000 which is used by Ramesh as follows। 50% लैंड एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है, 50% नॉन एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे 15,000 इंटू अगर मैं 12 कर देता हूँ तो 1,80,000 हो जाएगा, करेक्ट है, पूरे साल का रेंट। उसमें से 50% जो कि 90,000 होगा वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एग्रीकल्चर, और बचा हुआ 90,000 कहाँ आएगा, IFOS में आ जाएगा, आपको पता होगा तो IFOS में आ जाएगा। तो सबसे पहले बताना है व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी ए वुड कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीकल्चर इनकम इन हैंड ऑफ मिस्टर किशन। तो एक्टिविटी ए में जो इनकम था 3,60,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा, दैट इज़ करेक्ट। सेकेंड पे आ जाते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन वुड कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम। एक सेकेंड, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन and would constitute the agriculture income or a business income in hand of Mr. Kishan। तो सिर्फ जो सेल ऑफ कॉटन हुआ था, सेकंड में तो मैन्युफैक्चरिंग करके बेचा था उसमें से हमने अलग लगाया था, पर सबसे पहले क्या था, सेल ऑफ कॉटन का कितना था 1,75,000। ये आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी मान लिया जाएगा। थर्ड पे आते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ द इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ यार्न कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम। तो देखो 1,50,000 तो बिजनेस इनकम था और 2,62,500 एग्रीकल्चर इनकम था, करेक्ट है। 2,62,500 एग्रीकल्चर इनकम और 1,50,000 एज अ बिजनेस इनकम। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी सी कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीकल्चर इनकम और अदरवाइज इन हैंड ऑफ मिस्टर किशन। तो देखो 90,000 उसमें हम लोग ने देखा था एग्रीकल्चर हो जाएगा और 90,000 IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। पांचवा, कंप्यूट करो GTI ऑफ मिस्टर किशन फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। अज्यूम करना है ही हैज़ नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो देखो दो ही तो इनकम था, एक था 1,50,000 रुपीज़ बिजनेस का इनकम, करेक्ट है, वो जो अलग हो गया था लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न, और 90,000 रुपीज़ भी IFOS का एक इनकम था रेंट वाला। तो टोटल 2,40,000 था, बाकी सब तो क्या था, एग्रीकल्चर इनकम था। इज इट क्लियर? यहाँ पे अपने 3 केस स्टडीज़ खत्म हो चुके हैं। स्पीड फास्ट है मुझे पता है, बट दिस इज़ बेटर फॉर यू ओनली। अगर ये स्पीड पे चलोगे तो आपका बहुत फटाफट ये सब केस स्टडीज़ पे आ जाते हैं। दैट इज़ केस स्टडी 4। राजेश शर्मा का उम्र है 54 ईयर्स, इंडियन सिटीज़न है, वर्क करता है एज असिस्टेंट मैनेजर इन ABC इंडिया लिमिटेड। ही इज़ गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ ₹58,000 पर मंथ, ठीक है। ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रिक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया फॉर हिज ऑफिस वर्क। ही लेफ्ट इंडिया
फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट ऑन 5th of October एंड रिटर्न बैक टू इंडिया ऑन 2nd of April। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस में देख लेते हैं 182 डेज होता है कि नहीं होता है। तो 5th अक्टूबर को गया है और आया तो अगले साल है, तो अप्रैल का 30 डेज, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30 और अक्टूबर का 5 दिन, 30 30 30 90, 183 188 डेज हो रहा है। तो रेजिडेंट तो है, ठीक है जी। फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रेलेवेंट। डीए मिला है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो डीए इन टर्म है, टैक्सेबल होगा, बोनस टैक्सेबल होगा, मेडिकल अलावेंस मिला है, टैक्सेबल होगा अलावेंस, रिएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल परक्यूजिट मान लिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल सा है। ही वॉज ट्रांसफर्ड अ लैपटॉप बाय कंपनी फॉर ₹15,000 ऑन 31 दिसंबर 2021। मतलब इस साल 31 दिसंबर 2021 को ही वॉज ट्रांसफर्ड अ लैपटॉप, कंपनी ने उसको एक लैपटॉप दे दिया है जिसके लिए उसने 15,000 रुपया दिया है। द लैपटॉप वॉज एक्वायर्ड बाय कंपनी ऑन 1st of October 2018 फॉर ₹1 लाख। कंपनी वॉज चार्जिंग डेप्रिसिएशन 31%, कोई रेलेवेंट है नहीं, रेलेवेंट है, 50% डेप्रिसिएशन है, हम लोग ने देखा था फॉर कंप्यूटर। एज्यूमिंग करो लाइफ इतना है, तो देखो 18 कभी लिया है, 1 अक्टूबर 2018 को लिया है, वहाँ से लेके 31 सितंबर 2019, यहाँ पे ऐसा पीरियोडिकल डेप्रिसिएशन लगता है, अपने को पता है। 1 लाख डेप्रिसिएशन का कॉस्ट था कंप्यूटर का, 50,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। यहाँ पे 50,000 कॉस्ट रहेगा, 25,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 50% डेप्रिसिएशन लग रहा है। यहाँ पे 25,000 WDV आ जाएगा, उसमें से 12,500 डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो ये साल में WDV कितना है, 12,500 है, समझेगा। 1 लाख रुपए का कॉस्ट था ऑन 1 अक्टूबर 2018। इज इट क्लियर? हाँ जी। 50% डेप्रिसिएशन लगता है, तो फर्स्ट ईयर 50,000 लग जाएगा, तो सेकंड ईयर का WDV क्या हो जाएगा, 50,000। उसमें से 50,000 50% फिर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 25,000, तो नेक्स्ट ईयर का WDV 25,000 हो जाएगा। फिर 50% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो जिस साल में हम खड़े हैं उसका WDV कितना है, 12,500 कंप्यूटर का। खरीदा कितने में है, 15,000 रुपये में है, तो कोई परक्यूजिट है क्या, नहीं है। ही वॉज ऑल्सो रिएम्बर्स अ सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट ऑफ ₹4,000 पर मंथ, तो ये तो परक्यूजिट है, 12 × 4 कर देंगे, 48,000 रुपीज़। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू ₹2,400, तो ये पहले ऐड हो जाएगा, फिर वहाँ पे नीचे लेस हो जाएगा। ये परक्यूजिट में पहले आ जाएगा, फिर सेक्शन 16 में नीचे लेस हो जाएगा। 400 इक्विटी शेयर उसको अलॉट किए हैं ABC इंडिया लिमिटेड ने एट द रेट ऑफ ₹250 पर शेयर। अगेंस्ट FMV कितना है, 350, तो ईसॉप वाली चीज़ है। 350 का फेयर मार्केट वैल्यू है, 250 में इशू किया है, 400 शेयर है, तो 100 × 40,000 रुपीज़ का परक्यूजिट बन जाएगा। STCG है, STT पे किया है, तो STCG 111A का इनकम है, 94,000, 15% टैक्स लगता है जिसके ऊपर, और राजेश ने 115 BAC नहीं लिया है। यहाँ तक क्लियर हो? हाँ जी। तो आगे क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। राजेश का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? तो हम लोग ने देखो ये तो निकाल दिया था कि वो रेजिडेंट है, पर क्या हमें पता था कि आगे वो रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा? नहीं पता था, क्योंकि अपने पास डेटा ही नहीं था। करेक्ट है, तो वो रेजिडेंट तो है, बट हम लोग नहीं निकाल सकते कि वो R&OR है या R&NOR है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट आर हिज टैक्सेबल परक्यूजिट? तो टैक्सेबल परक्यूजिट में देखो अपने को कितना याद है, एक तो सर्वेंट का सैलरी था 4,000 रुपये पर महीना, जो कि 48,000 हो रहा था। एक ईसॉप था जो 40,000 रुपये था। एक PT था, प्रोफेशनल टैक्स 2,400 रुपये था। और क्या था, याद करो, एक मेडिकल बिल था मॉम का जो 15,000 रुपीज़ था। इतना तो मुझे याद आ रहा है, आगे देखते हैं और कुछ है क्या। ये 40,000 कंसिडर कर लिया है, 2,400 कर लिया है, 48,000 कर लिया है, 15,000 कर लिया है, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखते हैं कितना आंसर आता है, टोटल कर लेते हैं। 48 और 40 88 हो जाएगा। 88 + 17,400, 88,000 + 17,400 will be 105,400, 105,400 करेक्ट है। व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश शर्मा? तो राजेश शर्मा की सैलरी में क्या कितना सैलरी इनकम है? कैपिटल गेन नहीं लेना है, सिर्फ सैलरी हेड का इनकम लेना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है परक्यूजिट कितना है, 105,400 है, तो सबसे पहले ले लेंगे
बेसिक सैलरी कुछ दिया था, डीए कुछ दिया था, बोनस कुछ दिया था, ये फिल कर देते हैं फटाफट। बेसिक सैलरी था 58,000 पर मंथ, 58,000 इंटू 12, करेक्ट है, 6,96,000। उसके ऊपर डीए कितना था, 10% था, तो यहाँ पे ही मैं ऐड कर देता हूँ 10%, 7,65,600। तो 7,65,600 बेसिक और डीए है, प्लस बोनस 98,000 है, प्लस मेडिकल अलावेंस है 60,000। यहाँ से टोटल करके जाएंगे ना, नीचे ऊपर करेंगे तो अननेसेसरी का टाइम वेस्ट होगा। मेडिकल बिल अपना परक्यूजिट में कवर हो चुका था, लैपटॉप का कुछ है नहीं परक्यूजिट, ये भी कवर हो चुका है, ये भी कवर हो चुका है, ये भी कवर हो चुका है। तो इसका टोटल कितना आता है, प्लस 98,000 प्लस 60,000, दैट विल बी 923,600, करेक्ट है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ नीचे जाके, बाकी सब कंपोनेंट सैलरी का कितना है 923,600, जिसमें अलावेंस भी आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे 50,000 का एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, और पीटी लेस हो जाएगा 2,400 रुपये। तो आपका सैलरी कितना होगा, कैलकुलेटर 105,400 प्लस 923,600 प्लस 50,000 प्लस नहीं होगा तो माइनस 1 लाख और माइनस 2,400, इट विल बी 976,600। चेक कर लेते एक बार, 4.3 का 976,600 क्या सही है? हाँ जी। फिर 4.4 पे आ जाते हैं, द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राजेश शर्मा। तो दो ही इनकम है, एक तो सैलरी का इनकम है जो कि था 976,600, और एक HTCG 111A का इनकम है ऊपर, करेक्ट है। वो कितना था, 90,000 था मेरे हिसाब से, 94,000 है, ठीक है, 94,000। तो देखो 94,000 पे तो सीधा 15% टैक्स लगेगा, कोई सवाल ही नहीं है। 94,000 पे 15% टैक्स विल बी 14,100, और 9,76,600 का टैक्स रेट कैसे आएगा? ये 115 BAC ऑप्ट तो नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट 5 लाख पे 12,500 आ जाएगा, और उसके बाद 5 लाख टू 9,76,600, 9,76,600 माइनस 5 लाख इंटू 20% विल बी 95,320, 95,320। ये तीनों को टोटल कर लेंगे, और उसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 12,500 प्लस 95,320 प्लस 14,100 प्लस 4%, 126,797, 126,797 विल बी 126,800, राउंड ऑफ हो जाएगा, तो 126,800, 126,800। 4.5 पे आ जाते हैं। As question है, assume for the purpose of this question, Rajesh was found owner of ₹5 lakh worth jewelry acquired in financial year 21-22, of which he could not provide any satisfactory explanation about the source of income. What would be the tax liability विदाउट कंसिडरिंग द सरचार्ज? तो यहाँ पे देखो उसके पास 5 लाख रुपए का ज्वेलरी मिला था, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सेक्शन 115BBE लग जाएगा। पर अपने को क्या नहीं करना, सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंसिडर नहीं करना है। तो टैक्स रेट कितना होता है, 60% होता है, सरचार्ज 25 होता है, सेस 4 होता है, ये नहीं कंसिडर करना है। सिर्फ 60% ऑफ 5 लाख विल बी 3 लाख रुपीज़, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन सा चौथा केस स्टडी खत्म हो चुका है। केस स्टडी 5 पे आते हैं। मिस्टर हार्दिक एज 45 ईयर्स इज अपॉइंटेड एज सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन स्काई इंडिया लिमिटेड मुंबई ऑन 1 Feb 2021। उसका सैलरी 1 Feb 21 से लेके 1 Feb 21 35,000 था। फिर जब ये साल ख़त्म होगा मतलब नेक्स्ट 31 Jan 21 तक ये क्या रहेगा, इसका सैलरी 35,000 रहेगा। 1 Feb 22 से इसका सैलरी कितना हो जाएगा, 3,500 बढ़ जाएगा, तो 38,500 हो जाएगा। तो अगर मैं इसके सैलरी की बात करूं पूरे साल की, तो 10 मंथ के लिए 35,000 रहेगा, करेक्ट है। और 2 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 38,500 हो जाएगा। तो इसका बेसिक सैलरी आ जाएगा, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,50,000 प्लस 38,500 इंटू 2, 4,27,000 इसका क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। ही इज गिवन रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ऑन 1 May 2021 विच ही ऑक्यूपाइड ओनली फ्रॉम 1 October 2021। जिस दिन से ऑक्यूपेशन होता है वही क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंट डेट होता है, वहाँ से ही रेंट फ्री अकोमोडेशन काउंट होगा। द कंपनी पेज लीज रेंट ऑफ ₹5,000 पर मंथ। तो दो देखो, अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। लीज फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन का कंसेप्ट क्या है, ये जो घर है वो हायर किया हुआ है एम्प्लॉयर ने, तो ये वाला पार्ट लग जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, 15% ऑफ सैलरी ले लो, या फिर हायर चार्जेस पेड विच एवर इज लोअर। हायर चार्ज कितना पे किया है, 30,000 रुपीज़ किया है, 5,000 इंटू 12 कितना, 5,000 इंटू 6 मंथ हो जाएगा। 6 मंथ क्यों, क्योंकि अक्टूबर से ही उसने घर काउंट किया है, तो 30,001। और दूसरा क्या है, 15% ऑफ सैलरी। अभी 15% कैसे काउंट होगा, सिर्फ 6 मंथ ऑफ सैलरी काउंट होगा, मतलब 35,000 इंटू 4 प्लस 38,500 इंटू 2, क्योंकि लास्ट 2 महीने का सैलरी 38,500 था और फर्स्ट 4 मंथ का सैलरी 35,000 था। तो 35,000 इंटू 4 में अगर कर देता हूँ, साथ में आप भी कीजिए, तो 1,40,000 हो जाएगा। और 38,500 इंटू 2 कर देते हैं तो 77,000 हो जाएगा। तो दोनों मिला के कितना सैलरी होता है, 2,17,000 हो जाएगा। तो ये तो सैलरी की बात हुई, प्लस इसमें डीए का ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर डीए भी था 40%, डीए 40% ऑफ सैलरी, तो 2,17,000 का 40% विल बी 86,800, 86,800, 2,17,000 प्लस 86,800 विल बी 303,800। अब इसका 15% निकालना है, तो 45,570, 45,570 और 30,000 विच एवर इज लेस कितना आ जाएगा, मतलब अप टू 30,000 ही आपका क्या रहेगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन रहेगा। इज इट क्लियर। ये 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड विच एवर इज लोअर। तो आपका ये RFA कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। अभी मैंने कैलकुलेट करके रख दिया ताकि बाद में आसानी हो। He has been provided a car of above 1.6 liter capacity which is used by him for private purpose only. Actual cost of car कितना है, 8 लाख रुपीज़ है, तो 8 लाख इंटू 10% 80,000। और मंथली एक्सपेंसेस ऑफ कार कितना है, 5,000 रुपीज़ है, तो 5,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 60,000, करेक्ट है। विच इज़ फुल्ली मेट बाय द एम्प्लॉयर, कार इज़ ओन बाय एम्प्लॉयर, तो 1.40 लाख आपका क्या आ जाएगा कार के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आते हैं, ही पेज सम ऑफ प्रीमियम ₹1,20,000 टुवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हिज सेल्फ एंड हिज वाइफ फॉर 48 मंथ ऑन 1 October 2021। 1 October 2021 से 48 मंथ मतलब 22, 23, 24, 12 महीना 12 महीना 12, 36 और 25, 48 मंथ हो गया। और यहाँ पे होगा 30th September 25, करेक्ट है। अमाउंट कितना है, 1,20,000 रुपया है, तो 1 2 3 4 5 1,20,000 डिवाइड बाई 5 विल बी 1,20,000 डिवाइड बाई 24,000 रुपीज़। तो यहाँ पे ये 24,000 रुपीज़ का क्या 80D में आपको डिडक्शन मिल जाएगा एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट 1,50,000 टुवर्ड PPF, तो ये आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा।
ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट इसको क्या करना है, कंसेशनल टैक्स, ये इंटरेस्टेड है टू ऑप्ट कंसेशनल टैक्स रिजाइम जो कि 115 BAC है। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, हम लोग ने निकाल दिया था 30,000 रुपीज़ होगा ऊपर, करेक्ट है, तो 30,000। What amount of health insurance premium paid during the previous year 21-22 by Mr. Hardik can be claimed as a deduction? तो 24,000 रुपीज़ अभी निकाला जस्ट, 5 साल में वो डिवाइड हो जाएगा। What would be the perquisite value of car? कार का 1,40,000 था, राइट? कार का 1,40,000, करेक्ट। चौथा आ जाते हैं, वुड यू एडवाइज टू मिस्टर हार्दिक टू ऑप्ट पे अंडर सेक्शन 115 BAC? देखो दो है, एक तो नॉर्मल टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स निकाल दो, एक 115 BAC के हिसाब से निकाल दो। बेसिक सैलरी था 4,27,000 प्लस 40% DA आ जाएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगा, कार वाला कंसेप्ट आ जाएगा, कार वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, मेडिक्लेम रिड्यूस हो जाएगा और ATC में डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने करके रखा है, तो फटाफट देखते हैं। नॉर्मल प्रोविजन में बेसिक सैलरी 4,27,000, DA 40% उसका आ जाएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन 30,000 और कार 1,40,000। ग्रॉस सैलरी विल बी 7,67,800 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रिड्यूस हो जाएगा, तो 7,17,800 विल बी योर नेट सैलरी। उसमें से ATC का 1,50,000 और 24,000 रुपये मेडिक्लेम का, तो 5,43,800 विल बी योर टोटल इनकम। तो टैक्स लग जाएगा 2.5 लाख तक जीरो, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 12,500 और उसके बाद 8,760, दोनों को टोटल करके उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से लोगे तो ये टैक्स आ जाएगा एज पर नॉर्मल प्रोविजन। बट जब आप 115 BAC में जाओगे तो ये सब बेनिफिट आपको मिलेंगे ही नहीं, ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ना डिडक्शंस मिलेंगे। तो पूरा 7,67,000 आपका क्या हो जाएगा, GTI आ जाएगा। तो उसका आप जिस हिसाब से टैक्स निकालोगे 115 BAC के हिसाब से, तो 41,776 आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आएगा। तो आपको कौन सा लेना चाहिए भाई, 22,000 लेना चाहिए या 41,000 लेना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है 22,000 लेना चाहिए। वो जानबूझ के करके मैं रख देता हूँ ताकि अपना करने के टाइम ये कैलकुलेशन करूँगा तो 5 मिनट लगेगा, किया हुआ है तो अपना पूरा टाइम सेव हो गया, करेक्ट है। तो इसका आंसर विल भी आप देख सकते हो 5.4 का D आ जाएगा। 22,110 आया था अपना टैक्स लाइबिलिटी, तो 22,110 जो कि क्या है, कम है रिगार्डिंग दैट 47 जो भी था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 5 हो चुके हैं। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, केस स्टडी नंबर 6। अनन्या गुप्ता, सिटीजन ऑफ इंडिया, लिव्स विथ हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस द ईयर 2000। 2000 से ये भाई कहाँ रह रही है, न्यूयॉर्क में रह रही है। शी विजिटेड इंडिया और सिटीज़न है, इंडिया में विजिट करने आ रहा है, तो आपको पता है सिर्फ 182 डेज देखा जाएगा, या फिर उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख वगैरह ज़्यादा है तो फिर वो 120 वाला भी देखा जाएगा, बट 182 ही देखा जाएगा फिलहाल। तो 21 मार्च 21 टू 28 सितंबर 2021 वो इंडिया में थी टू टेक केयर हर मदर। तो आपका अप्रैल का कितना, 30 दिन, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 28। ये टोटल जब करेंगे 30, 90, 150, 153, 173, 181 यहाँ पे मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा था। 181 डेज वो क्या है, इंडिया में है। तो अभी तक तो फिलहाल वो क्या है, रेजिडेंट नहीं है, बट वो अगर उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा तो आगे देखेंगे। इन द लास्ट 4 years सी हैज़ बी विजिटिंग इंडिया 100 days एवरी ईयर टू बी विथ हर मदर। तो हर साल वो 100 दिन आती है, तो 4 दिन में वो 365 दिन ख़त्म करती है, ठीक है। उसका एक न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट है जो वो यूज़ करती है रेजिडेंस पर्पज़ के लिए। एक्सपेक्टेड रेंट उसका $32,000 है और $1 75 लेना है। म्यूनिसिपल टैक्स उसने $2,000 पे किया है, ठीक है। अगर आएगा तो देख लेंगे, अगर नॉन रेजिडेंट रहेगी तो उसका सवाल ही नहीं उठता इंडिया में इनकम का। उसने ओनरशिप और पोजीशन लिया है अपने घर का 25 मार्च 21 को फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन पर्पस, SOP है, वाइल शी इज़ इन इंडिया। म्यूनिसिपल वैल्यू इतना है, फेयर रेंट इतना है, उसने प्रॉपर्टी टैक्स इतना पे किया है, ठीक है। शी हैड टेकन अ लोन ऑफ ₹60 लाख, 16 लाख का लोन लिया है एट द रेट 10%
फ्रॉम IDBI बैंक फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, मतलब 17-18 से लोन लिया है, मतलब वहाँ से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस एंड द कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड इन मार्च 21। तो 2021 में बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो 17-18, 18-19, 19-20 इन तीनों सालों का क्या आ जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ जाएगा। नो अमाउंट हैज़ बीन पेड टुवर्ड प्रिंसिपल रीपेमेंट, तो अच्छा है, अपने लिए ईजी हो जाएगा। 1.6 लाख यहाँ का इंटरेस्ट, 1.6 लाख यहाँ का इंटरेस्ट, 1.6 लाख यहाँ का इंटरेस्ट, 48, तो 4,80,000 3 साल का इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। 4,80,000 डिवाइड बाय 5 विल बी 96,000। ये अपने को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मिल जाएगा, और ये साल का इंटरेस्ट वापस 1,60,000 जो आ जाएगा, प्लस 1,60,000, 2,56,000 विल बी इंटरेस्ट फ्रॉम दिस हाउस प्रॉपर्टी। और मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कितना ले सकते हैं, 2 लाख रुपया इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24। यहाँ तक क्लियर हो? हाँ जी। ये घर द हाउस इज वैकेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। शी हैड हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई, मुंबई में उसका एक घर था, विच वॉज सोल्ड ऑन 20th मार्च 2021। घर बिक गया है कब, 20th मार्च 21 को। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस उसके पास एरियर रेंट आया है, भले ही एरियर रेंट ऐसे घर का आया है जो बिक गया है, फिर भी क्या वो एरियर रेंट आपका इनकम में माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। एरियर रेंट कितना है, 3 लाख रुपीज़ है, उसका 70% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, दैट विल बी 2,10,000। दिस अमाउंट हैज़ नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर, ये पहले अमाउंट टैक्स नहीं चार्ज हुआ था, तो अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शी डज नॉट हैव एनी इनकम अदर देन इंडिया, तो मतलब इंडियन इनकम से उसका कितना सोर्स है, 2,10,000 ये प्लस 2 लाख तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो 15 लाख से ज़्यादा तो नहीं है। तो ये क्या मान ली जाएगी, नॉन रेजिडेंट मान ली जाएगी इंडिया की। अनन्या गुप्ता डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजिम दैट इज 115 BAC, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। सबसे पहले अनन्या गुप्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट है। अनन्या गुप्ता नील एनुअल वैल्यू का बेनिफिट किस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर सकती है? तो देखो, 2 प्रॉपर्टी है, एक तो न्यूयॉर्क में है, एक है इंडिया में। न्यूयॉर्क का तो काउंट ही नहीं होगा, वो नॉन रेजिडेंट है, तो भाई टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, तो कौन सा दिल्ली हाउस का उसका क्या मान लिया जाएगा, नील इनकम मान लिया जाएगा। ऑप्शन क्या है, हर न्यूयॉर्क हाउस सिंस इट इज़ मोर बेनिफिशियल, नहीं। दिल्ली हाउस, हर न्यूयॉर्क हाउस विल बी डीम टू बी लेट आउट, नहीं। बोथ हर दिल्ली एंड, नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो इंडिया की नॉन रेजिडेंट है। What is the income chargeable under head income from house property of Ananya Gupta for assessment year 22-23? कितना इनकम चार्ज होगा अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? तो देखो, 2,10,000 रुपये अरियर रेंट था, उसमें से 24 का डिडक्शन मिल जाएगा, 2 लाख रुपये SOP का, तो 10,000 रुपये इनकम क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, 10,000। चौथा क्वेश्चन क्या है, अज्यूम करो दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अलोन अनन्या गुप्ता हैज़ लेट आउट हर फ्लैट इन न्यूयॉर्क। उसने न्यूयॉर्क का घर क्या कर दिया है, लेट आउट कर दिया है फॉर 6 मंथ, ठीक है। व्हेन शी इज इन इंडिया for sum of $6,000 per month, such rent was received in the bank account of New York and then remitted through approved banking channel। तो रेमिटेंस को कोई भी इज्जत नहीं दी गई है इनकम टैक्स में, तो उसका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम क्या रहेगा, जो पहले था उतना ही रहेगा। भाई रेमिटेंस इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता, भले ही वो कोई कुछ भी हो, ठीक है। ROR रहेगा तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 6th केस स्टडी पे आते हैं, दैट इज 7। राम बिल्डर्स एंड डेवलपर इज द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न ऑफ मिस्टर राम। द मेन बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंसर्न is the construction and development of sale of residential and commercial unit। राम बिल्डर एंड डेवलपर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है राम का, जिसका काम क्या है, रेसिडेंशियल घर बनाना और कमर्शियल घर भी बनाना। राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डेवलप अ प्रोजेक्ट नेम लग्जरिया हेवन विच हैज़ बोथ रेसिडेंस एंड कमर्शियल यूनिट विथ इट्स ओन फंड, ठीक है। खुद के पैसे से उसने एक लग्जरिया हेवन करके बिल्डिंग बनाया है, जिसमें रेसिडेंशियल यूनिट भी है, कमर्शियल यूनिट भी है। इट ऑब्टेन CC कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर द सेम प्रोजेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 21। 31 मार्च 21 क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। राम ने बेच दिया है, मेजॉरिटी सब घर वगैरह बेच दिया है, बट अराउंड 30 रेसिडेंशियल यूनिट एंड 50 कमर्शियल यूनिट वर हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। 30 रेसिडेंशियल और 15 कमर्शियल क्या रह चुका है, स्टॉक इन ट्रेड रह चुका है। ड्यूरिंग द पीरियड देयर वाज अ स्लम्प इन रियल स्टेट सेक्टर
इन ऑर्डर टू अर्न सम इनकम, राम ने क्या किया है, जो वो घर या कमर्शियल यूनिट पड़े थे उसको रेंट आउट कर दिया है। तो उसका डिटेल दिया हुआ है, देखो 100 रेसिडेंशियल यूनिट बनाए थे, 70 बिक गए हैं, 30 पड़े हुए हैं, 30 में से 10 को उसने रेंट आउट कर दिया है एट ₹10,000 पर मंथ। तो 10,000 रुपये पर मंथ इंटू 12 इंटू 10 यूनिट, करेक्ट है। तो 10,000 इंटू 12 मंथ इंटू 10 यूनिट विल बी 12 लाख रुपए, करेक्ट है। हाँ जी, इसमें से 30% लेस हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो मैं सीधा 70% कर देता हूँ, विल बी 8,40,000 रुपीज़, ऐसा कुछ इसका इनकम आ जाएगा। इसका सेकंड कमर्शियल का भी सेम है, 15 यूनिट है, 18,000 मतलब 18,000 इंटू 12 मंथ इंटू 15 यूनिट नहीं 5 यूनिट उसने क्या किए हैं, लेट आउट किए हैं, तो इंटू 5 यूनिट आ जाएगा। 40 बनाए थे, उसमें से 25 बेच दिए, 15 पड़े हुए, 15 में से 5 लेट आउट कर दिए हैं, 10 पड़े हुए, ठीक है जी। Out of the residential units sold, 5 residential units were sold to his friend Mr. Gaurav, who is also a real estate developer. एक और उसका फ्रेंड है रियल स्टेट डेवलपर, उसको क्या कर दिया है, गौरव ने बेच दिए हैं घर 5 रेसिडेंशियल यूनिट ऑन 15 Feb 2022 फॉर 20 लाख रुपीज़ एच। मतलब इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल प्राइस कितना है, 20 लाख है। एचडीवी कितना है, 23 लाख है। तो अब आप बोलोगे एचडीवी 10% से ज़्यादा हो गया, बट नहीं, आगे के केस है कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन किया था उस दिन एचडीवी कितना था, 23 लाख था, बट जब एग्रीमेंट किया था उस दिन एचडीवी कितना था, 22 लाख था, और एग्रीमेंट वाले दिन 1 लाख रुपए से अकाउंट पे चेक से पैसा ले लिया था गौरव से। देखो क्या होता है, हमेशा रजिस्ट्रेशन के डेट का एचडीवी कंपेयर करना होता है, बट आप एग्रीमेंट के दिन का भी एचडीवी कंपेयर कर सकते हो, प्रोवाइडेड उस दिन आपने कुछ पैसा ले लिया रहना चाहिए बाय प्रिस्क्राइब्ड मोड, जो भी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस वगैरह है, उससे आपने क्या ले लिया रहना चाहिए, पैसा ले लिया रहना चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे ले लिया है, तो अपन कंपेयर करेंगे 20 लाख को 22 लाख से, तो 20 लाख का 110% कितना होता है, 22 लाख होता है, तो ज़्यादा नहीं है, तो 20 लाख विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सिंपल है। हाँ जी, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन बिलो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम, the income from residential and commercial unit let out during the previous year 21-22 will be tax under income from house property। भले ही स्टॉक इन ट्रेड है हुआ तो क्या हुआ, इनकम तो कौन सा आ रहा है, लेट आउट का ही आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। देखो 10 यूनिट समझो थे, उसमें से 2 उसने लेट आउट कर दिए थे, 8 उसके वैकेंट पड़े थे, इसका क्या होगा। तो इसका बेसिकली 31 मार्च 21 को उसका क्या आ गया था, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया था, उसके 2 साल तक अगर वैकेंट रहता है तो वैसे भी वो वैकेंट ही माना जाएगा, तो इसके लिए उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। द वैकेंट रेसिडेंशियल यूनिट वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट, नहीं। The vacant unit, both residential and commercial, would be deemed to be let out and expected rent, नहीं। Annual value of both vacant and residential commercial unit would be nil, yes, hence no income is chargeable to unit under head income from house property, correct है। Vacant unit as a stock in trade can never be deemed, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो C will be right answer। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, what would be the full value of consideration in respect of sale ऑफ यूनिट टू मिस्टर गौरव। 20 लाख रुपया था, इंटू 5 यूनिट थे, तो विल बी 1 करोड़। 7.54 पे आते हैं, एज्यूम दैट ₹1 लाख वॉज पेड इन कैश बाय मिस्टर गौरव टू मिस्टर राम ऑन 1 11 2021। मतलब जिस दिन आपका ट्रांसफ़र हुआ था उससे पहले एग्रीमेंट के डेट का जो हम लोग ने एचडीवी लिया था 22 लाख रुपए, रजिस्ट्रेशन के डेट का एचडीवी कितना था, 23 लाख था, एग्रीमेंट के डेट का कितना था, 22 लाख था, करेक्ट है। तो हम लोग ने कौन सा लिया था, 22 लाख लिया था, बिकॉज एग्रीमेंट के दिन अकाउंट पे ही चेक से पैसा मिल गया था। यहाँ पे बोला है अगर एग्रीमेंट के डेट पे आपको कैश में पैसा मिलता तो क्या 56(2)(10) अट्रैक्ट हो जाता था, हो सकता था 56(2)(10), पर ये केस में अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सामने वाला गौरव है उसने घर लिए हैं, वो एज अ कैपिटल एसेट नहीं लिए हैं, वो एज इन फॉर्म ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिए हैं, स्टॉक इन ट्रेड लिए हैं, करेक्ट है। तो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में लिए हैं, तो यहाँ पे 56(2)(10) अट्रैक्ट ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? नील, सिंस 56(2)(10) नहीं अप्लीकेबल। पहला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू विल बी नील, 1 करोड़ रुपये 20 लाख इंटू 5 और नील, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 मिस्टर सोनू सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सोनू भाई साहब ने क्या किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है अपने चेन्नई बिल्डिंग के रिलेटेड और अपने कोची बिल्डिंग के रिलेटेड। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, फेयर रेंट दिया है, रेंट रिसीव दिया है। तो क्या हम लोग यहाँ पे वो निकाल दें क्या, GAV? बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर, 35,000, 31,000 विच एवर इज़ हायर, 35,000 कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज़ लोअर। तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका आ गया कितना, 35, 31, 35 कंपेयर 35,000, ठीक है। एक्चुअल रेंट दिया है कितना है, 38, तो GAV आ गया 38,000। दूसरी प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट 80 और 82 विच एवर इज हायर, 82 कंपेयर करो स्टैंडर्ड से 70,000, तो 70। एक्चुअल कितना है, एक्चुअल है 68, तो आपका GAV आ जाएगा 70,000 और GAV आ जाएगा 38,000, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है टेनेंट ने, जो कि मिस्टर रामू नाम है, सोनू का टेनेंट है, उसने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई एंड पेड बाय मिस्टर सोनू फॉर बिल्डिंग एट कोची। मतलब ये म्यूनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किया है, ये म्यूनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किया है। तो ये वाला हमें अलाउड नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, अलाउड हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेनेंट पे करता है वो अलाउड नहीं होता, ओनर पे करता है वो अलाउड हो जाएगा। तो लेस कर देता हूँ म्यूनिसिपल टैक्स, ये नील हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये लेस हो जाएगा। तो 66,000 और 38,000। इसमें से इंटरेस्ट आगे आएगा तो देखेंगे, पर एटलीस्ट 30% डिडक्शन तो लेस कर ही देते हैं। 38,000 का 30% विल बी 11,400 और 66,000 का 30% विल बी 19,800। इंटरेस्ट जो आएगा आगे देख लेंगे, ठीक है। रिपेयर पेड बाय टेनेंट, रिपेयर तो आएगा ही नहीं क्योंकि 30% में काउंट हो जाता है। लैंड रेवेन्यू आएगा ही नहीं, ये 30% में काउंट हो जाता है। इंश्योरेंस आएगा ही नहीं क्योंकि ये 30% में काउंट हो जाता है। नीचे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर द पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए इंटरेस्ट दिया है, नहीं आएगा। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन दिया है, LOP फॉर रेसिडेंस, LOP फॉर बिजनेस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। मिस्टर सोनू जो है वो एक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है मुंबई में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। 2021-22 में सोनू क्या कर रहा है, एक मुंबई में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो कि राजू करके एक फिल्म डायरेक्टर है, उसने रेंट पे ले लिया है, ठीक है जी, फॉर हिज फिल्म शूटिंग। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेड बिल्डिंग वुड बी कंप्लीटेड बाय अप्रैल 2022। वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कब खत्म होगा, अप्रैल 2022 को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट अभी तक हुआ नहीं है और ऑलरेडी रेंट पे ले लिया है, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा नहीं। कहाँ पे आ जाएगा, IFOS में आ जाएगा। मिस्टर सोनू इज़ अ रियल स्टेट डेवलपर एंड लेटिंग आउट प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ बिजनेस ऑफ मिस्टर सोनू। मतलब उसका मेन बिजनेस क्या है, घर बनाना, ना कि घर को भाड़े पे देना। Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions। जितने क्वेश्चन दिए हैं उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है। सबसे पहले ये पूछा है, which of the buildings income is chargeable to tax under the head income from house property in hand of Mr. सोनू। कौन सी बिल्डिंग का इनकम चार्जेबल होगा मिस्टर सोनू के हाथ में अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो 3 घर थे, एक था चेन्नई में, एक था कोच्चि में, एक था मुंबई में। मुंबई वाला तो IFOS में चला जाएगा, तो चेन्नई और कोची ही आंसर बचते हैं। मैच कर लेते। 8.1 बोथ बिल्डिंग एट चेन्नई, ठीक है। 8.2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट और एक्सपेंडिचर इज अलाउेबल एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा एक्सपेंस आपको लेस करने मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन में। सबसे पहले म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर सोनू एंड मिस्टर रामू, रामू का नहीं मिलेगा। म्यूनिसिपल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ओनली म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर सोनू, करेक्ट आंसर। 8.3 पे आते हैं, अंडर विच हेड ऑफ इनकम द अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर राजू वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। राजू मतलब वो फिल्म डायरेक्टर ने जो आपको रेंट पे किया है, वो कहाँ पे टैक्स होगा, IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। What amount chargeable to tax under head income from house property in hand of Mr. Sonu for the previous year 21-22। तो हम लोग ने निकाल के ही रखा है मेरे हिसाब से। इंटरेस्ट का तो कहीं पे कुछ बोला ही नहीं है, तो ऊपर हम लोग ने ऑलमोस्ट निकाल दिया था, करेक्ट है। बस इसका टोटल कर देना है।
38,000 माइनस 11,400, 38,000 माइनस 11,400, 26,600 आ जाएगा। एक इसको ले लेता हूँ और दूसरा आ जाएगा 66,000 माइनस 19,800 विल बी 72,800। क्या आंसर 72,800 है? 72,800, हाँ जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन 8 इजी था, कुछ था नहीं ऐसा महान। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा इंपॉर्टेंट कर सकते हो, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, बहुत सारी कैलकुलेशन है इसलिए मैंने कुछ कैलकुलेशन करके रखी है। मिस्टर गणेशा अ सैलरीड पर्सन हैज़ 3 हाउसेस, 1 इन ठाणे महाराष्ट्र, 2nd इन जयपुर राजस्थान, 3rd इन रतलाम मध्य प्रदेश। डिटेल्स ऑफ फ्लैट आर गिवन बिलो। एक ठाणे का फ्लैट है जो कि 3 बेडरूम हॉल किचन का है, अप्रैल 2003 में परचेज किया था फॉर ₹90 लाख। आफ्टरवर्ड उसके ऊपर इंटीरियर वर्क कराया है 15 लाख का। मिस्टर गणेशा ने लोन लिया था उसके लिए 65 लाख का, बट वो लोन पूरा सेटल हो चुका है, फुल एंड फाइनल हो चुका है। जयपुर का घर परचेज किया है जुलाई 2019 में जो कि 62 लाख का है एंड इंटीरियर वर्क किया था उसके ऊपर 15 लाख का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जुलाई 2019 में परचेज किया है, मतलब 1920 में परचेज किया है 62 लाख का। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे सितंबर 20 मतलब 2021 में, सितंबर 20 में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है कितना, 15 लाख रुपए का। लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ दिस हाउस 15 लाख, एज पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट 12,500,000 रुपये और 43,500 ये पे कर दिया है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के लिए। रतलाम हाउस के बारे में कुछ डिटेल लिखी है, 2020 में परचेज किया है फॉर 70 लाख, जब उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था, 65 लाख था। इससे क्या पता चलता है, जो अपने को डिडक्शन मिलता है 80EE में, अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा होगा तो वो नहीं मिलेगा। फॉर एक्वायरिंग दिस हाउस ही टुक अ लोन ऑफ ₹40 लाख फ्रॉम कैनरा बैंक। लोन वन सेक्शन he paying EMI of ₹38,100 पर मंथ। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से उसका इंटरेस्ट कितना है ये है और प्रिंसिपल कितना है इतना है। ठीक है जी। ठाणे का हाउस का डिटेल दिया है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, कंपेयर कर लेंगे, तीनों घर का दिया हुआ है। उसने जयपुर वाला घर क्या किया है, बेच दिया है ऑन 1 जनवरी 2022। सेकंड जो जयपुर वाला घर था ना 90 लाख में, और उसने इन्वेस्ट किया है अमाउंट 15 लाख इन RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड में, जो 54 EC में डिडक्शन मिलता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 10 अगस्त 2022। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर अंदर ही करते हो तो ही वो बेनिफिट मिलता है 54 EC का। यहाँ पे 6 महीना तो जून में खत्म हो जाएगा ना, जैन से जून, ये अगस्त में किया है तो आपको 54 EC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। गणेशा क्या करता है, विंडोर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है जो कि मुंबई में है। इसके लिए उसने ठाणे का घर क्या कर दिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया है। ठीक है, उसको वो सैलरी मिलता है 22,53,50 फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। उसने अर्न किया है सैलरी, रिसीव नहीं किया। अगर अर्न किया है रिसीव नहीं किया है इसका मतलब क्या, अर्न किया है तो इसमें से जो डिडक्शन वगैरह है वो लेस हो जाएंगे। ही हैज़ नो अदर इनकम फ्रॉम एनी सोर्स फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, कोई और इनकम नहीं है। उसने रतलाम वाला घर रेंट पे दिया हुआ है 8,500 पर मंथ की रेंट पे, और उससे जयपुर वाला घर रेंट पे दिया है अप्रैल से लेके जून तक, मतलब 3 महीने के लिए रेंट पे दिया है मधुरा महतो को ऑन मंथली रेंट ऑफ 7,100। ठीक है, बाकी पीरियड में वो घर वैकेंट था। आपको क्या बताना है, गणेश जो है वो 115 BAC ऑप्ट नहीं करना चाहता है। ठीक है, CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है। सबसे पहले पूछा है व्हाट वुड बी द NAV ऑफ ईच हाउस। तो देखो NAV के लिए अपने को क्या करना रहता है, सबसे पहले वो म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट वाला कंपटीशन कर लेने का, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर देने का। ये तो SOP है तो इसका तो NAV क्या होगा, 0 होगा, कोई सवाल ही नहीं। SOP का NAV तो 0 ही आएगा। जयपुर हाउस का NAV क्या रहेगा, तो सबसे पहले ले लेते हैं म्यूनिसिपल रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू 6,800, फेयर रेंट 7,000, विच एवर इज हायर 7,000। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से तो 7,000 क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट है। एक्चुअल रेंट कितना है, 7,100 है। तो 7,100 एक्चुअल रेंट है 3 महीने का। इज इट क्लियर? हाँ जी। यहाँ पे कंपेयर करते हैं 7,200, 7,500, विच एवर इज आयर 7,500। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से तो 7,300 इज एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट इज 8,500। तो 8,500 इंटू 12 हो जाएगा।
ये आपका क्या आ गया, जीएवी आ गया। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स जब लेस करेंगे तो आपका एनएवी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो म्यूनिसिपल रेंट ठाणे का तो जीरो ही रहेगा, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं देखना है क्योंकि जीएवी ही जीरो है और म्यूनिसिपल टैक्स होगा ही नहीं, तो एनएवी तक जीरो आ जाएगा। जयपुर का मैंने आपको बताया 7000 क्या है आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, 7100 क्या है एक्चुअल रेंट है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 21,300 जीएवी आ जाएगा। उसमें से 8090 ये म्यूनिसिपल टैक्स क्या हो गया, लेस हो गया 8090। डन। हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो 8500 इंटू 12 अगर मैं करूँगा 8500 इंटू 12 मंथ तो 1,02,000 आपका क्या आ जाएगा, जीएवी आ जाएगा। उसमें से ये वाला म्यूनिसिपल टैक्स अगर 6909 लेस कर देता हूँ 6909 तो 95,091 आपका क्या आ जाएगा, 95,091 आपका एनएवी आ जाएगा। करेक्ट। तो 13,210 और 95,091 ये आपका क्या है, एनएवी है पहले क्वेश्चन का आंसर। 13,210 95,091। इज इट क्लियर? एक सेकंड का हॉल्ट लेता हूँ। सॉरी वो थोड़ा गला वैसा हो रहा था तो पानी पी लेना सही है। 9.2 पे आते हैं, व्हाट वुड बी द इनकम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एनएवी निकाल दिया, एनएवी में से 30% लेस कर देंगे और उसमें से क्या लेस कर देंगे, आपका कोई लोन का इंटरेस्ट है तो वो लेस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो 30% तो कॉमन है, वो तो रहेगा ही। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट सीधा सीधा दिया है। अगर मैं जयपुर के घर की बात करता हूं तो इंटरेस्ट है 43,500 और दूसरा रतलाम के घर की बात करूं तो इंटरेस्ट है 3,96,300। तो जयपुर के घर की बात करता हूं मैं, ये तो मैंने सीधा 30% का कैलकुलेशन कर दिया है, 3963 और 28,527, ये कुछ नहीं है, इसका 30% है। इंटरेस्ट की बात करूं तो 43,500 सीधा दिया है, 3,96,300 सीधा दिया है। तो इसमें से मैं अगर रिड्यूस करता हूं तो यहाँ पे लॉस आ रहा है 34,253 का, यहाँ पे लॉस आ रहा है 3,29,736 का। तो टोटल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा, 363,989। 363, ये जानबूझ के मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा है, अपना टाइम सेव होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। 363,989, अगर सेम चीज़ मैं कैलकुलेट करूंगा आधा मतलब 15-15 मिनट तो आराम से लग जाएगा। 363,989। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, हाउ मच अमाउंट विल बी कैरी फॉरवर्ड एज अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। देखो 363,989 हम लोग ने निकाल दिया लॉस है, इसमें से 2 लाख रुपए का लॉस तो क्या हो जाएगा, सैलरी का इनकम है उसके सामने क्या हो जाएगा, इंटरहेड सैलरी के सामने क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो बचा कितना, 163,989। तो ये 163,989 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चौथा पॉइंट, what would be the amount of capital gains chargeable to tax in hand of Mr. Ganesha during the previous year 21-22। तो देखो गणेशा के हाथ में कौन सा जयपुर का प्रॉपर्टी बेचा है तो कुछ कैपिटल गेन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जयपुर प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। जयपुर प्रॉपर्टी खरीदा था जुलाई 2019 में और बेचा है 2021 के कौन से मंथ में, जैन 2022 में बेचा है, मतलब 2 साल से ज़्यादा यूज़ किया है। अगर 2 साल से ज़्यादा होल्ड किया है तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो क्या आ जाएगा, इंडेक्सेशन आ जाएगा। करेक्ट है। तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नीचे दिया है 90 लाख रुपए है, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 62 लाख है। 62 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 317 ये साल का CII और देख लेंगे कौन सा 2021 का CII क्या था, नहीं 1920 का जुलाई 19 है तो 1920 का। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देख लेंगे, 15 लाख रुपए क्या है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 317 डिवाइड बाय 2021 का क्या CII रहेगा देख लेंगे तो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। नीचे जो 54 EC का डिटेल दिया है वो आपको एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम लोग 301 ले लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 289 ले लेंगे और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में 301 ले लेंगे। किया हुआ है, 2 मिनट में आपको समझ जाएगा, कोई महान ऐसा है नहीं। देखो
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिया हुआ है 90 लाख रुपीस, तो वो 90 लाख मैंने ले लिया है यहाँ पे। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 62 लाख का कॉस्ट था, 317 ये साल का करंट इंडेक्स नंबर और 2 साल पहले का इंडेक्स नंबर 289, तो 68 लाख आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे 15 लाख का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट था, 317 डिवाइड बाय 301, तो 15.79। ये डेसिमल में मैंने किया, कैलकुलेट नहीं किया है पूरा, तो 6,19,000 कुछ आता है, तो वो आप क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। अभी मैंने कैलकुलेट सब किया है, तो 6,19,000 का क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। व्हाट वुड बी जीटीआई, अभी आपका जीटीआई क्या रहेगा, तो सबसे पहले देखो सैलरी का इनकम ले लेंगे, उसमें से 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस रिड्यूस कर देंगे। पर सैलरी में आपको ध्यान रखना है, ये सैलरी क्या है, अर्नड है ना कि रिसीव है। अर्नड है मतलब इसमें से 50,000 का डिडक्शन लेस हो जाएगा, 2 लाख का ये लेस हो जाएगा। अपने को क्या निकालना है, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। इसमें आपको ऐड कर देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और बस ये ऐसे करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, कैलकुलेट मैंने किया है, फटाफट देख लेते हैं। सैलरी 22,50,350, उसमें से 50,000 हम क्या रिड्यूस कर देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख और 619,570, तो ग्रॉस टोटल इनकम आपका 26,19,924 आ जाएगा। उसमें से 80C का रिडक्शन लेस हो जाएगा, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है 1,50,000, तो आंसर विल बी 26,19,920। आपको वो हाउसिंग लोन का रीपेमेंट कर यहाँ पे डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जीटीआई इतना है, ये लेस करेंगे तो एनटीआई आ जाएगा, बट अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, जीटीआई ही पूछा है। 26,19,920 करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लक्स एंटरप्राइज अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ मिस्टर लूसीफर क्या है, मॉर्निंग स्टार, रेसिडेंट इंडिविजुअल इन महाराष्ट्र, बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। ठीक है, इसका बिजनेस क्या है, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का है, तो क्या इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाँ मिल सकता है, जहाँ पे मिलना होगा। फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेन टू असेट ऑफ द बिजनेस, कुछ डिटेल्स दी हुई है कि ये असेट है। सबसे पहले ऑफिस बिल्डिंग है जो कि कंस्ट्रक्टेड है सुपर स्ट्रक्चर ऑन लीज लैंड, ठीक है। 30th of September 2021 डेट ऑफ परचेस है। पुट टू यूज़ कितना है, दिसंबर में है, मतलब हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, 10% मिलना चाहिए था, मिलेगा कितना, 5%। तो WDV कितना है, 1.85 CR, डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 5%, तो 1,85 लाख का 5% विल बी 9,25,000 करेक्ट। तो क्लोजिंग WDV कितना आ जाएगा, 1,75,75,000, ठीक है जी। BMW M4 कन्वर्टेबल कार है, एक कार है, मोटर व्हीकल है, जो कि परचेज किया है 23 अगस्त 2019 को, 30% डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा। पुट टू यूज़ भी वही टाइम पे कर लिया 2 दिन में, तो पूरा 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा। 94,80,000 क्या है परचेज प्राइस है, पर 2019 का है, ये अपने को ध्यान रखना है, अपने को 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखना। मशीनरी यूज़ किया है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग प्रोसेस में, मशीनरी यूज़ किया, अगर आपको पता होगा तो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ऑफिस के पर्पस से तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, मोटर कार व्हीकल पे नहीं मिलता, फिर मशीन पे मिलता है, बिल्कुल प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, जो कि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग पर्पस के लिए यूज़ हुआ है। पुट टू यूज़ किया है 15 अक्टूबर, मतलब हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 9,12,500 है, तो इस पर 7.5% नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा और 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? जो कार था ऊपर वो पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से उसका 20% डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से वो एडजस्टमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। WDV दिया है प्लांट एंड मशीनरी का एज ऑन 1/4/2000, ये एक और नया ब्लॉक है जो कि प्लांट एंड मशीनरी है। WDV है 1,45 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी में 2 ब्लॉक है, बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी का एक ब्लॉक है जिसमें 2 असेट है, मेरा बोलने का मतलब ये था, एक है 9,12,500 और दूसरा क्या था 1,45 लाख। 1,45 लाख तो 1 अप्रैल का ही है, मतलब ये ओपनिंग WDV था, ओपनिंग WDV के अंदर क्या किया है, ये मशीन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन इसका तो पूरा ही 15% मिल जाएगा, करेक्ट है, इसका मैं 15% निकाल देता हूँ। 1,45 लाख का 15% विल बी 21,75,000, 21,75,000 डेप्रिसिएशन है। और यहाँ पे 9,12,500 का नॉर्मल डेप्रिसिएशन विल बी 9,12,500
to 500 का नॉर्मल डेप्रिसिएशन विल बी 7.5%, जो कि कितना आएगा 68,437.5 और एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% 91250 करेक्ट है। तो टोटल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे क्या आ जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन विल बी ये तीनों का टोटल 68,437.5 प्लस 91,250 प्लस 21,75,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 23,34,687.5। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। क्लोजिंग WDV क्या आ जाएगा, इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से असेट है, सबसे पहले समझो, ये स्ट्रक्चर देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पहला ब्लॉक है बिल्डिंग का, पहला ब्लॉक है ये बिल्डिंग का। बिल्डिंग के ब्लॉक में कोई टेंशन नहीं है, सीधा 1,85,00,000 का परचेस किया है, उस पर 5% आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, खेल खत्म, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। दूसरा जो ब्लॉक है वो किसका है, प्लांट एंड मशीनरी का है, पर रेट 30% वाला है, रेट 30% वाला है, उसका कैलकुलेशन मैं बताता हूँ। और तीसरा ब्लॉक में दो असेट है, एक तो ओपनिंग WDV जो 1,45,00,000 का था वो तो है ही, साथ में 9,12,500 का एक एडिशन किया है जिसका हम लोग ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। अभी बात करते हैं मोटर कार की। मोटर कार 94,80,000 परचेज किया है, कब, 1920 में, जिसमें 20% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा पर्सनल पर्पस के लिए। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है, बताता हूँ आपको, ये समझो शांति से देख के कंफ्यूज मत होना। 1920 में आपने 94,80,000 का परचेस किया है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, सीधा 30% पे आ जाएगा। बट 30% जो डेप्रिसिएशन आया वो पूरा अलाउड नहीं होगा, क्योंकि 20% डिसअलाउड हो जाएगा, 20% पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया है। तो साथ में कैलसी लो, 94,80,000 का 30% डेप्रिसिएशन निकालो, कितना आएगा, 28,44,000 आएगा। उसमें से 20% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो 20% ये वाला अमाउंट क्या कर दिया है मैंने, 568 डिसअलाउड कर दिया। अब एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होगा, इसमें से ये रिड्यूस करेंगे तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। और क्लोजिंग WDV क्या आ जाएगा, ओपनिंग WDV माइनस डेप्रिसिएशन क्लोजिंग WDV। अब जो क्लोजिंग WDV है नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ओपनिंग WDV बन जाएगा। सिंपल है। इसमें से रिड्यूस होगा डेप्रिसिएशन, कौन सा वाला डेप्रिसिएशन, सेम 30%, बट 30% अलाउड नहीं होगा, इसका 20% यहाँ पर डिसअलाउड हो जाएगा, तो इसका ये 80% अलाउड हो जाएगा। तो आपका क्लोजिंग WDV इतना आ जाएगा। अब 21, 22 ये साल आ गए, 54, 75, 648 WDV आ गया है, इसका 30% ये डेप्रिसिएशन आएगा, पर 30% पूरा अलाउड नहीं होगा, 20% डिसअलाउड हो जाएगा। तो बचा हुआ ये 13,14,155 आपका ये साल का क्या होगा, एक्चुअल डेप्रिसिएशन होगा। इसको चाहिए तो समझ लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये आपको हेल्प करेगा चार्ट समझने में कि वो क्या कैलकुलेशन हुआ है। अभी आंसर कर देना चालू करते हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग ऑल द अफॉर्मेंशन्ड असेट आर परचेज थ्रू अकाउंट पे चेक। ठीक है जी। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम लोग ने निकाला था, हाँ जी निकाला था, कितना आया था, 23,34,687.5। एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 23,34,687.5। तो क्या 10.1 का एक बार देख लेते हैं, बी आंसर है, 10.1 का बी आंसर है, करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट वुड बी द WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। WDV निकालना है तो बड़ा ही सिंपल है, ऊपर हम लोग ने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। इन दोनों का टोटल ले लेते हैं, 1,45,00,000 प्लस 9,12,500, 1,45,00,000 प्लस 9,12,500 माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन 23,34,688 कर लेते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो 1,30,77,812, 1,30,77,812 will be your answer, correct. What would be the WDV of office building superstructure constructed on a lease land as on 1/4/22? What would be the WDV? तो हम लोग ने निकाला था शायद, ऊपर देख लेते हैं, ये पड़ा 175,75,000, 5% सीधा डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 175,75,000 करेक्ट है।
मैच है। चौथा आ जाता है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल ऑन BMW मोटर कार। तो ये भी हम लोग ने निकाला था, कितना था, 13,14,155, 13,14,156। इज इट क्लियर? समझ गया रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट अगर स्ट्रक्चर वाइज समझ जाओगे ना कि कितने ब्लॉक है, 3 ही ब्लॉक है। एक है बिल्डिंग का, एक है प्लांट एंड मशीनरी 30% वाला जिसमें वो 20% हर साल डिसअलाउड होगा, वो वाला कंसेप्ट है, और एक है प्लांट एंड मशीनरी 15% वाला जिसमें एक एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा क्योंकि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। आते हैं, मिस्टर एक्स हैज सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चित्तौड़, आंध्र प्रदेश ऑन 1 अप्रैल 2020। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है। प्रीवियस ईयर 2021 और प्रीवियस ईयर 21-22 में मिस्टर एक्स ने ये सब असेट परचेज किए हैं। जून 2020 में ये असेट परचेज किया है प्लांट एंड मशीनरी एक्स 14,75,340। 25 जुलाई 2020 को परचेज किया है फर्नीचर 7,65,400। इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, बिल्कुल इस पे मिलेगा। फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। 14 जन 2021 को प्लांट एंड मशीनरी वाई परचेज किया है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाँ नॉर्मल मिलेगा, हाँ। पर ये देखो पुट टू यूज लेस देन कितना है, 180 डेज है, मतलब 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन 2020-21 में मिलेगा और 10% 21-22 में मिलेगा, ठीक है। 15 मई 2021 को प्लांट एंड मशीनरी जेड परचेज किया है जिसका 8 लाख है, तो इसी साल इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। उसने पे किया है प्रोफेशनल फीस ऑफ ₹35,000 ईच टू मिस्टर ए बी सी, मतलब ए को भी 35 दिया है, बी को भी 35 दिया है, सी को भी 35 दिया है। ऑन द 10th September 2021 credited in his books of accounts on the same day to discuss some legal matter related to business, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट कंप्यूट किया है अकॉर्डिंग्स विद द चैप्टर 4D कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, जो कि है 1.2 CR। मिस्टर एक्स हैज़ 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ MNO प्राइवेट लिमिटेड। ऑन 21 अक्टूबर 2021 MNO प्राइवेट लिमिटेड ने बायबैक कर लिया है 50% शेयर का, जिसके लिए 13,50,000 रुपये दिया है। 5,70,000 में वो इशू किया था। सेक्शन 115 QA बायबैक के टाइम अभी कंपनी ही क्या करेगी, बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स भरेगी। 13,50,000 माइनस 5,70,000 सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड है, चलेगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, MNO लिमिटेड को टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक लेते हैं, क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाई allowable as deduction while computing its total income under head PGBP for the previous year 21-22। देखो y के बारे में पूछा है, मैं आपको पहले पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो y प्लांट एंड मशीनरी है, 2021 में परचेस किया है। 2021 में उसने 5 लाख में परचेस किया है। एक सेकेंड, परचेस किया है कितने में, 5 लाख में 2021 में। तो 2021 में डेप्रिसिएशन 7.5% आ जाएगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% आ जाएगा। यहाँ तक एग्री हो आप मेरे साथ? हाँ सर एग्री है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपनिंग WDV आ जाएगा एज ऑन 21-22 ये साल का। इसमें से ये साल का डेप्रिसिएशन लेस होगा 15% और लेस होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, पुराना जो बच गया था ना आधा, वो आधा यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो y का पोजीशन कुछ ऐसा दिखेगा। वापस वो सेम कैलकुलेशन करूंगा, आपका टाइम बहुत चला जाएगा, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। करने में मुझे टाइम लगता है बट आपके साथ ये चीज़ करूंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा तो वैसे भी हो गई। तो मेरा होना बेटर है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम नहीं है, मैं पास कर चुका हूँ। आपका जितना कम टाइम वेस्ट हो दैट इज़ बेटर। आप खुद कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी मेक मोर सेंस, ठीक है। 14 जन 2021 को 5 लाख में परचेज किया था, वो टाइम पे 7.5% लेस देन 180 डेज का डेप्रिसिएशन पिछले साल और एडिशनल डेप्रिसिएशन 10%, करेक्ट है। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ओपनिंग WDV ये साल का। अपने को ये साल का डेप्रिसिएशन बताना है तो 412,500 का 15% डेप्रिसिएशन आ जाएगा और जो पिछला एडिशनल डेप्रिसिएशन बच गया था वो यहाँ पे ले लिया। तो दोनों का टोटल ये साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 11,18 कितना है जो भी है, 1,11,875। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा।
1,11,875 क्लियर हुआ। पिछले साल का जानबूझ के डेटा दिया है ताकि अपना कंसेप्ट चेक कर सके। What shall be the total amount of depreciation for the previous year 21-22 allowable as a deduction while computing the profit and gains from business and profession? तो यहाँ पे देखो ये लोग ने गेम आपके साथ क्या खेला है कि 2 साल का इन्होंने क्या बोल दिया है, आपसे मांग लिया है इंफॉर्मेशन। चारों एसेट का मांग लिया है, कहीं पे 2 साल रहेंगे, कहीं पे 1 साल रहेगी। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी एक्स पे आते हैं। 14,75,340 में खरीदा है। कब खरीदा है? 7 जून 2020 को खरीदा है। तो पिछले साल फुल डेप्रिसिएशन आएगा और फुल एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा। एक साथ में ऊपर आ जाता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी एक्स 14,75,340, पिछले साल का नॉर्मल डेप्रिसिएशन 22,1301 और एडिशनल डेप्रिसिएशन 2,95,068 करेक्ट है। ओपनिंग WDV क्या हो जाएगा? 9,58,971 हो जाएगा। इसमें से ये लेस करेंगे, बट इस साल क्या मिलेगा? सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो 1,43,845। नेक्स्ट आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर में कोई टेंशन नहीं है, एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह था ही नहीं। पिछले साल 7,65,400 7,65,400 का क्या किया था? असेट खरीदा था। 10% पिछले साल रिड्यूस हो जाएगा, जो आएगा उसमें से 10% इस बार भी रिड्यूस हो जाएगा। 7,65,400 में से 10% रिड्यूस हो गया, ये बचा ओपनिंग WDV और 10% हम क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। तो ये साल का डेप्रिसिएशन पहला है 143,875, दूसरा है 68,886, तीसरा डेप्रिसिएशन तो हम लोग ने ऑलरेडी निकाल दिया था 111,875 और चौथा है प्लांट एंड मशीनरी जेड। प्लांट एंड मशीनरी जेड 8 लाख का है, यही साल खरीदा है। तो इसी साल आपका क्या आएगा? नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आएगा 15% और 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। तो मशीनरी जेड पे 1,20,000 और 1,60,000, यही साल क्या आएगा? नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आएगा, इसी साल एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा। तो आप जब टोटल करोगे 2,80,000, कैलकुलेट ले लेते हैं, 2,80,000 प्लस 111,875 प्लस 68,886 प्लस 143,845। तो आपका आंसर आएगा 604,606 604,606,607। ठीक है, वापस एक बार देख लो पीछे जाके, क्योंकि बहुत कुछ इसमें दिया हुआ था, सो मैंने थोड़ा फास्ट किया, पर मैंने यहाँ पे जानबूझ के थोड़ा स्लो हो गया था मैं। मिस्टर एक्स वांटेड टू नो फ्रॉम यू वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन द प्रोफेशनल फीस पेड टू मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। इफ टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड देन व्हाट शुड बी द रेट एंड अमाउंट। देखो 35,000 दिया था, कितने लोगों को दिया था? 3 लोगों को दिया था। तो 35,000 इंटू 3 1,05,000 हो जाएगा। इसके ऊपर 10% 194J में प्रोफेशनल फीस कट जाएगा, जो कि 10,500 हो जाएगा। 7.5% कुछ नहीं होता, 1.5% कुछ नहीं होता, नो तो होगा ही नहीं। 10,000 ये वाला 10,500 10% करेक्ट। व्हाट वुड बी द टैक्स पेएबल बाय MNO प्राइवेट लिमिटेड ऑन बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर में मैंने बोला जो ऊपर अमाउंट दिया था उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 23.296% एट सेक्शन कौन सा था? 115QA। तो जो भी अमाउंट आएगा आप कैलकुलेट कर देना, इट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 भी अपना हो जाता है। 12 पे आते हैं। ABC एंड कंपनी इन अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ सेल ऑफ फुटवेयर, चप्पल बेचता है। पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर A, B एंड C। A एंड B आर वर्किंग पार्टनर और C जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है जी। फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो चुका है? ऑडिट हो चुका है। बुक प्रॉफिट दिया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। बुक प्रॉफिट दिया है 11,50,000। फॉलोइंग पेमेंट वर मेड टू द पार्टनर एज ऑथोराइज्ड बाय डीड। सबसे पहले रेम्यूनरेशन दिया है A एंड B, जो कि दोनों को दिया है। ठीक है, कहीं पे हम लोग ने देखा था A एंड B क्या है? वर्किंग पार्टनर है। हाँ, A एंड B वर्किंग पार्टनर है और C जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, तो इनको मिलना चाहिए।
रेम्यूनरेशन टू सी क्या हो जाएगा, ये तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, डिसअलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है एट 19.5% और एट 17%, बट देना कितना चाहिए, एट 12% देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ ना, बुक प्रॉफिट से दिखा देता हूँ कि एक्चुअल रेम्यूनरेशन ए और बी को कितना मिलना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट 3 लाख पे कितना मिलना चाहिए, फर्स्ट 3 लाख पे मिलना चाहिए 90%, दैट विल बी 2,70,000। और नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर कितना, 8,50,000, 8,50,000 पे 60% मिलना चाहिए। तो 8,50,000 पे मैं 60% मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट विल बी 5,10,000, करेक्ट। 2,70,000 प्लस 5,10,000, मतलब आप 7,80,000 तक क्या कर सकते हो, रेम्यूनरेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिया कितना है, 32,000 दो लोगों को दिया है, 32,000 इंटू 2 इंटू 12, 32,000 इंटू 2 इंटू 12 मंथ, दैट विल बी 7,68,000। 780 दे सकते थे, 768 दिया है, तो भाई बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आपने सही काम किया, इतना तो दे सकते हो। ये जो 10,000 रुपये है, ये तो 1,20,000 पूरा ही डिसअलाउड हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो सबसे पहले ए एंड बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। दिया कितना है, 18,500 इंटू 2, दो लोगों को दिया है, तो 18,500 इंटू 2 कितना होता है भाई, 37,000 हो जाता है। 37,000 क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, जो कि क्या है 9.5% है। तो 100 कितना होगा, निकाल देता हूं मैं, 37,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 19.5, इट विल कम अराउंड 189,743। मैं राउंडिंग ऑफ हटा रहा हूँ। ये टोटल क्या है, टोटल कैपिटल का अमाउंट है। देना कितना चाहिए था, 12 देना चाहिए था, दिया कितना 9.5, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12%, 189,743 इंटू 12% विल बी 22,769। जो ये दिया है 36,000, जो भी उसकी जगह देना चाहिए था 22,769, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पर पर्सन निकल जाएगा। अभी बात करते हैं सी के केस में, ये तो ए और बी के केस में हो गया। कितना इंटरेस्ट दिया है, 10,540 दिया है, जो कितना है 17 है, तो 100 कितना होगा, 100 होगा 10,540 इंटू 100 डिवाइड बाय 17, इट विल कम 62,000। तो 62,000 का 12% निकाल लेते हैं, 12%, 7,440। तो टोटल इंटरेस्ट कितना दे सकते थे, 22,769 प्लस 7,440, 30,209, ये आप इंटरेस्ट दे सकते थे, और आपने इतना बंटवारा किया है, जो कि गलत है। ठीक है जी। फर्म के कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, बिजनेस लॉस है और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन डीम कर लिया जाता है, और ये क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस है। तो पूछा है सबसे पहले, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल एज डिडक्शन इन हैंड ऑफ फर्म वाइल कॉम्प्यूटिंग। कितना इंटरेस्ट दे सकते थे, अभी हम लोग ने निकाला है, कितना दे सकते, 30,209, ऐसा कुछ है क्या अमाउंट, 30,209। मैंने वो राउंड ऑफ कर लिया था, इसकी वजह से 30,210। एक बार मैच कर लेते हैं फिर भी, 30,210, ठीक है, डन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन इन द हैंड ऑफ फर्म वाइल कंप्यूटिंग द पीजीबीपी। पीजीबीपी कैलकुलेट करने के टाइम कौन सा रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होता। देखो, वर्किंग पार्टनर को तो एकदम परफेक्ट दिया था, 7,80,000 दे सकते थे, 7,68,000 दिया था। तो बचा कौन, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को 10,000 रुपया दे रहे, मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर सी। पहले क्या होता था, पहले का छोड़ो, अभी का बात करो। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है, क्या इसका ऑडिट होता है, हाँ ऑडिट होता है, तो आपका 31 अक्टूबर होगा। चौथा पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाट वुड बी द इनकम अंडर हेड पीजीबीपी इन द हैंड्स ऑफ ए बी सी एंड कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। पीजीबीपी का इनकम क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बुक प्रॉफिट दिया हुआ था, हाँ जी सर, बुक प्रॉफिट कितना था देखना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट था 7 लाख नहीं, सो 11,50,000। 11,50,000 में से हम क्या करेंगे, 7,68,000 लेस कर देंगे। 11,50,000 में से 7,68,000 लेस कर देंगे, कितना बचेगा, 11,50,000 में से 7,68,000 लेस कर दिया, 3,82,000।
3,82,000 में से ये मैं से बिजनेस लॉस लेस कर दूंगा, 26,000 माइनस 78,000 माइनस 105,670, दैट विल कम 172,330, 172,330। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन डीम अलाउड होता है तो उस हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, मिस्टर सार्थक एज 37 years, a share broker, sold his building to his friend Anay, who is dealer in automobile spare part for 120 लाख। सेल प्राइस क्या है? 120 लाख है प्रॉपर्टी का ऑन 10th of November 2021। When the stamp duty value is 150 लाख, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 लाख है। The agreement was however entered into 1st of September 2021 when the stamp duty value was 140 lakh. Date of agreement का stamp duty value 142 lakh. Mr. Sarthak had received a down payment of rupees 15 lakh by cross check from Ajay on the date of agreement. Date of agreement के दिन इसको क्या मिला है? 15 लाख रुपए का क्रॉस चेक से पेमेंट मिला है। तो कौन सा एसडीवी चेक करना रहेगा, 150 या 140? तो आपका आंसर आना चाहिए 150। 140 क्यों नहीं चेक करना है? क्योंकि अगर यहाँ पे अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस या प्रिस्क्राइब मोड से पैसा मिलता तो ये वाला चेक करना होता, नहीं तो अभी कौन सा करना पड़ेगा, 150 लाख से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 120 का 110% कितना होगा? 112 लाख, करेक्ट है। तो ऑब्वियस ही बात है 150 लाख क्या है, ज़्यादा है। 150 लाख ज़्यादा है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका क्या मान लिया जाएगा? 150 लाख मान लिया जाएगा, ठीक है जी। मिस्टर सार्थक परचेज द बिल्डिंग ऑफ फॉर ₹95 लाख ऑन 10th of May 2018। तो 18-19 में ये बिल्डिंग परचेज किया था, 21-22 में बेचा है, तो ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। 95 लाख का खरीदा था, ठीक। फर्दर इतना एक स्टोरी खत्म हो गया। आगे मिस्टर सार्थक ने एक एग्रीकल्चर लैंड भी बेचा है जो कि सिचुएटेड है इन विलेज ऑफ पॉपुलेशन 5,800। तो ये क्या हो जाएगा? रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा। 60 लाख का है तो कैपिटल असेट ही नहीं माना जाएगा। अगर कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा तो यहाँ पे टैक्स भी नहीं लगेगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मिस्टर विवेक को बेचा है ऑन 1st of March 22 विच इज़ एक्वायर्ड ऑन 15, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी इतना दिया है, ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन CII अपने को कौन कौन सा चाहिए? 18-19 का चाहिए और ये वाला चाहिए। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो, बड़ा ही छोटा सा केस था। केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट TDS ऑन कंसिडरेशन पेड और पेएबल फॉर ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चर लैंड? क्या TDS डिडक्ट होगा? हाँ जी होगा। सेक्शन 194 IA में होगा। कौन करेगा? जो परचेज कर रहा है पेमेंट के टाइम करेगा, अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। 2 पेमेंट चल रही है, एक अनय ने पेमेंट किया है पहली प्रॉपर्टी का, दूसरा विवेक ने पेमेंट किया है एग्रीकल्चर लैंड का, रूरल वाली। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे पेमेंट करोगे तो आपका TDS नहीं काटना है, सिर्फ अनय को TDS काटना पड़ेगा आपके पहले केस में। इज इट क्लियर? सबसे क्योंकि 50 लाख से ऊपर था। यस, मिस्टर अनय एंड विवेक बोथ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। नहीं, अनय इज रिक्वायर्ड टू TDS, हाँ जी। विवेक नहीं। सार्थक इज रिक्वायर्ड, भाई वो क्यों काटेगा, वो तो पैसा ले रहा है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू हैंड ऑफ मिस्टर सार्थक। तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था? 150 लाख था। ट्रांसफर एक्सपेंस था नहीं, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे। 95 लाख कॉस्ट था, मल्टीप्लाई बाय 317 डिवाइड बाय क्या था? 280 था शायद। एक सेकेंड, 280। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 95 इंटू 317 डिवाइड बाय 280, इट विल कम टू 107.55। तो 150 माइनस 107 कितना हो जाएगा? 42.44। ये पड़ा 42.44। 13.2 का देख लेते एक बार, ये है क्या? हाँ जी। थर्ड पे आ जाते हैं। Assuming that Mr. Sarthak has other income exceeding basic exemption limit, tax payable excluding surcharge and health and education cess कितना होगा on transfer of agriculture? तो अपना कैपिटल गेन आया हुआ है 42,44,643, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 20% से। तो 42,44,643 इंटू 20%, दैट विल कम 848,928।
28 दैट विल बी 930। तो 13.3 का सी आंसर है, 13.3 का सी, यहाँ पे गलत प्रिंटिंग हुआ है, सी 948 930। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड ऑफ मिस्टर अनय इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग। तो अनय कौन कर रहा है? अनय क्या कर रहा है? वो प्रॉपर्टी को परचेस कर रहा है। तो यहाँ पे अगर वो कम कंसिडरेशन में परचेस करेगा तो 56,210 लग जाएगा। देख लेते हैं कितने में परचेस कर रहा है। उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 150 लाख है। वो खरीद कितने में रहा है? 120 लाख में खरीद रहा है। तो 30 लाख रुपए उसके हाथ में क्या हो जाएगा? 56,210 में चार्जेबल हो जाएगा। 56,210 में 30 लाख रुपए, बी आंसर आ जाएगा, 30 लाख चार्जेबल हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि एक कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करके चैप्टर है जिसमें आप सबको बड़ा ही तकलीफ होता रहेगा। वो बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चंस का पूरा एक मैराथन वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है, मेरे ऐप पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके क्या कर सकते हो, वो पूरा मैराथन 10 क्वेश्चन लगभग 2-2.5 घंटे का टाइम है। 1.5 की स्पीड में देखोगे तो 1.5 घंटे में, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, इतने ही टाइम में मैंने फटाफट कराए हैं। तो वो करोगे तो आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, कैसे हम सोल्यूशन करते हैं। तो वो ज़रूर देखना, हाईली रिकमेंडेड है। इनकम टैक्स का मैराथन और जीएसटी का मैराथन दोनों यूट्यूब पे अमेंडेड वाला, ये टाइम पे अटेम्प्ट वाला पूरा अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हो। और आपके फ्रेंड्स वगैरह को कोई क्लास वगैरह का सजेशन देना है तो भी आप दे सकते हो, इट विल हेल्प मी। अभी प्रॉपर ऐप है, आपको ऐप पे जाके क्लास बाय करना है 6 मंथ के लिए। आप इजीली क्या कर सकते हो, ऐप से देख सकते हो, बाद में वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। तो जस्ट मैं थोड़ा बता देता हूँ, सो इट विल ऑल्सो हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 14। शर्मा, एज 54 years, Indian citizen, carrying on a retail business in Dubai. He frequently visit India for a business purpose. Detail of his visit in India are 2016-17 में ये आया है, 19-20 में इतने टाइम आया है, फिर 20 से लेके 21 में जो भी इतना है, देखेंगे बाद में कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर ही डिसाइडेड टू शिफ्ट इंडिया परमानेंटली and close his business in Dubai, so he came to India on 27th of 11 2021 and joined Indian company Cosmos Heritage India Limited at a registered office in Mumbai. From December 21 he has taken a flat on rent of 60,000 per month from Sarthak, an Indian resident, and Mr. Sarthak has provided his PAN to Mr. Narendra Sharma. ठीक है जी। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रेंट पे उसने घर ले लिया है। यहाँ पे वो इंडिया में आ चुका है 27 ऑफ नवंबर। तो नवंबर के वो 4 दिन रहा है, दिसंबर के 31, जैन के 31, फेब के 28 और मार्च का 31। 30 30 30 93 97 97 प्लस 28 विल बी 125 डेज ही इज़ इन इंडिया। 125 डेज, 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, इंडियन सिटीज़न विजिट नहीं कर रहे हैं इंडिया, तो वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। वो हम लोग देखेंगे कि पिछले 4 साल में 365 डेज़ है या नहीं है। तो देख लेते हैं ना, ऊपर डिटेल दिया है। 4 साल अपने को कौन सा देखना है, 17 18 18 19 19 20 20 21। तो यहाँ पे देखो 16 17 तो देखता नहीं है, 17 18 में वो 26 दिन था, अप्रैल में 26 डेज था। फिर वो 2019 में आया है, कब आया है, 9th ऑफ सितंबर को आया है। तो सितंबर के 28 डेज करेक्ट है, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और जैन के 10 दिन। ठीक है जी। फिर वो वापस कब आया है, 2020 में आया है, दिसंबर में। तो दिसंबर के 27 28 29 30 31 5 दिन प्लस जैन के 31 प्लस फेब के 20, ये किसी हिसाब से 365 डेज का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पाता। तो उसका सीन क्या है, वो बेसिकली रेजिडेंट तो है ही नहीं, साथ में वो दुबई से भी आ चुका है इंडिया में। उसका इंडिया से इनकम क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, अगर इंडियन सिटीजन पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी क्या नहीं भरता है, टैक्स नहीं भरता ड्यू टू हिज डोमिसाइल रेसिडेंस, और उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, हम उसको मान लेते हैं डीम्ड रेजिडेंट एज पर सेक्शन 618। करेक्ट है। उसका सैलरी है 2,75,000 675 कितने महीने के लिए है, दिसंबर में ज्वाइन हुआ है, 4 महीने के लिए। करेक्ट है। डीए है 4 महीने के लिए, एचआरए है 4 महीने के लिए, अदर अलावेंस है 4 महीने के लिए। तो ये क्या 15 लाख क्रॉस हो जाता है,
हाँ जी हो सकता है बिल्कुल। 2,75,675 इंटू 4 11 लाख तो इधर ही हो जाएगा आराम से, 15 लाख रुपया क्रॉस हो जाएगा। फॉर पीरियड ऑफ अप्रैल टू नवंबर हिज बिजनेस इनकम अराइजिंग फ्रॉम दुबई 26 लाख एंड हिज टर्नओवर इज 95 लाख। ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन दुबई। वो दुबई में कोई तरीके का टैक्स नहीं भर रहा था, इसीलिए तो उसको बोला गया कि वो अभी डीम्ड रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। वो इक्विटी शेयर में ट्रेड करता है इंडिया में। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हिज पोर्टफोलियो। यहाँ पे परचेस किए हैं सेल, ये भी परचेस किया है शेयर, ये भी परचेस किया है। एक यहाँ पे सेल है, एक यहाँ पे सेल है, एक यहाँ पे सेल है। ठीक है, अपने को सेल के टाइम कैपिटल गेन आ जाएगा। फॉलोइंग आर द एडिशनल डिटेल्स इज, एक सेकंड सॉरी, आई एम सॉरी। फॉलोइंग आर द एडिशनल डिटेल्स इज ऑल्सो गिवन बाय मिस्टर नरेंद्र। नरेंद्र कुछ एडिशनल डिटेल भी देता है। फर्स्ट माइल लिमिटेड इश्यूड बोनस शेयर 1:1 ऑन 1 Feb 2022। ठीक है। रेनबो लिमिटेड डिक्लेयर करता है इंटरिम डिविडेंड ऑफ 200% ऑन 20th Feb। रिकॉर्ड डेट दिया है 31 Jan। ठीक है जी। इसको 115 BAC ऑप्ट नहीं करना है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिनेरियो आपको आंसर देना है। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर नरेंद्र फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने बता दिया आपको, सेक्शन 6(1)(a) के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेड बाय रेनबो। तो देखते हैं रेनबो का कितना शेयर है। देखो सबसे पहले रिकॉर्ड डेट दिया है। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है, 31 Jan। इससे पहले पहले जो डिविडेंड रेनबो देता है उतना ही आपको मिलेगा। तो रेनबो का यहाँ पे 50 शेयर्स है इसके पास। रेनबो परचेस किया था, फिर रेनबो फिर परचेस किया है, फिर परचेस किया है 200 और 100। तो टोटल 350 शेयर्स है इसके पास रेनबो के। डिविडेंड कैसे दिया है, डिविडेंड दिया है 200% ऑन फेस वैल्यू ऑफ 10। तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है, उसका 200% डिविडेंड दिया है, मतलब डबल कर लेते हैं। 3,500 इंटू 2 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपीज़ डिविडेंड दिया है। देखते हैं क्या सिनेरियो दिए हैं। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रेनबो लिमिटेड इज एग्जेम्प्ट इन हैंड ऑफ मिस्टर नरेंद्र। बिल्कुल नहीं। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रेनबो लिमिटेड इज टैक्सेबल बट सिंस डिविडेंड इज लेस देन 10,000 नो टैक्स इज नहीं 5,000 के ऊपर। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रेनबो लिमिटेड इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ मिस्टर नरेंद्र। टैक्स ऑफ ₹525 इज रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड। नहीं 10% सीधा 7,000 पे 10% कितना आ जाएगा, 700 रुपये आ जाएगा। तो आंसर विल बी डी। व्हाट शैल बी द TDS लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर नरेंद्र फॉर रेंट पेड। देखो दिसंबर से लेके मार्च तक रेंट पे रह रहा है। रेंट का अमाउंट है 60,000 रुपया। 194 IB याद करो। अगर आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा रेंट है और आप 194 I में कवर नहीं हो, वो सिनेरियो थे, तो आपका 5% के हिसाब से आपको TDS काटना पड़ेगा। 60,000 इंटू 4 मंथ कितना आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा। इंटू 5% TDS 12,000 रुपये आ जाएगा। तो 12,000 कहीं पे है क्या, 12,000। और ये TDS कब देना पड़ेगा, जब या तो आप जब रेंट पे घर छोड़ रहे हो तब, या फिर जब आपका ईयर एंड होता है तब। व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में कैसे क्या अमाउंट रहेगा वो पूछा हुआ है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक सैलरी है। बेसिक 275 675 इंटू 4 मंथ। DA है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, 120 200 इंटू 4 मंथ। HRA को एक बार साइड में रखते हैं। अदर अलाउंस है 156,000 इंटू 4 मंथ। HRA की बात करें तो HRA में एग्जेम्पशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा, सबसे पहले ये अमाउंट लिया है वो ले लो। दूसरा ले लो रेंट पेड 60,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, इन दोनों का टोटल का 10%। तीसरा जो सैलरी है उसका 50%, तो उसका मैंने कैलकुलेशन करके रखा है यहाँ पे। HRA रिसीव कितना हुआ है 137, सॉरी वो जो भी था 137,878 जो भी था। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना होगा, रेंट पेड किया है 60,000 रुपया, सैलरी है 275 675 बेसिक और DA है इतना, इसका 10% 20,412 और सैलरी का 50% कितना आ जाएगा 197,937। तीनों में से लोअर अमाउंट कितना आ जाएगा ये, तो ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो टोटल HRA का अमाउंट था 137,838 माइनस 20,412, तो 117,426 HRA का अमाउंट आ जाएगा।
117426 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इन चारों का मैं टोटल करके एक साथ ही मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ। 275,675 प्लस 120,200 प्लस 1,56,000 प्लस 117,426 दैट कम्स टू 669,301 इंटू 4 26,77,204। इसमें से मैं 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लूँगा क्योंकि ये 115 BAC ऑप्ट नहीं करना चाहता। तो 26,27,204 26,27,204 देखते हैं। (26, 27, 204 या 202 जो भी, वो राउंडिंग ऑफ में कहीं हो गया रहेगा। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ कि अभी अलर्ट रहना है आपको। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ मिस्टर नरेंद्र। भाई अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, अलर्ट रहो। अगर थोड़ा भी सो हो गए तो मतलब, या फिर ऐसा बिना मन के देख रहे हो तो ये चीज़ थोड़ा सा ऊपर से बाउंस हो सकता है। इतना टफ नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, इजी ही है। बट क्या है कि थोड़ा सा अजीब है, पीछे हल्का सा नॉइस आ रहा रहेगा, इग्नोर कर देना प्लीज़। इसके लिए अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि मैं रोक दूँ तो अननेसेसरी का अपना टाइम वेस्ट होगा। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कौन कौन सा बेचा है, तो सबसे पहला ये बेचा है, फिर ये बेचा है, फिर ये बेचा है, फिर ये बेचा है। 4 चीज़ें बिकी है, जिसमें से फर्स्ट माइल का शेयर बिके हैं, मेगा के शेयर बिके हैं, फर्स्ट माइल के शेयर बिके हैं, मेगा के शेयर बिके हैं। फर्स्ट माइल के नीचे एक एडजस्टमेंट था कि फर्स्ट माइल लिमिटेड ने इश्यू किए थे बोनस शेयर 1:1 में, तो कुछ शेयर बोनस के भी बिके रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो फर्स्ट माइल के हम लोग ने कितने शेयर परचेस किए थे पहले, तो फर्स्ट माइल के एक बार ही शेयर परचेस हुए हैं। कितने? 250 शेयर परचेस हुए हैं। फर्स्ट माइल के शेयर बिके कितने हैं? इधर 100 बिके हैं और इधर 200, मतलब 300 शेयर बिके हैं। 250 खरीदे थे, तो यानी 50 अपने बोनस से बिके हैं। बोनस का कॉस्ट क्या लेंगे? नील लेंगे, क्योंकि वो 1/4/2001 के बाद इश्यू हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। मेगा का कोई सीन ही नहीं है। मेगा का परचेस किया था पहले कितने में? 110 में, और मेगा का परचेस किया था 150 शेयर और 110 शेयर, और बिके भी 150 और 11 ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, एज इट इज़ ऑर्डर में बिके। तो मैं सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करूँ, मेगा का करूँ या फिर मेगा का ही कर देते, ईजी है, बोनस वोनस कुछ है नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा। सबसे पहला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा मेगा का 150 इंटू 100, दूसरा होगा 110 इंटू 110। ठीक है, ये मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अपने को आंसर से मतलब है। तो 150 इंटू 100 M प्लस, और 110 इंटू 110 M प्लस MRC 27,100। इज इट क्लियर? ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस। ट्रांसफर एक्सपेंस 1.8% है, तो इसमें से मैं रिड्यूस कर देता हूँ डायरेक्टली 1.8%, तो आपका नेट कंसिडरेशन आ जाएगा 26,612.2। इज इट क्लियर? हाँ। इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेगा का। मेगा का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? सबसे पहले है 150 इंटू 82, 150 इंटू 82 M प्लस, दूसरा है 150 एक सेकेंड, 150 इंटू 82 और 110 इंटू 110, वही 110 इंटू 110 M प्लस MRC। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया है 24,400, प्लस इसमें ये 1.5% ब्रोकरेज भी ऐड हो जाएगा, प्लस 1.5% ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा, तो वो 24,766 आ जाएगा। तो आपका कैपिटल गेन कितना है STCG? -26612.2 1846। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे साथ? सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल दिया, कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लिकेशन करना था। ट्रांसफर एक्सपेंस में ये 1.8% लेस कर दिया है, एक बार में टोटल पे लेस कर दिया है। नेट कंसिडरेशन आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? इतना था, उसमें ट्रांसफर एक्सपेंस वापस वो तो रहेगा ही, वो पार्ट रहेगा कॉस्ट का। तो ये 1846.2 आ गया है मेगा का। अभी दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा है फर्स्ट माइल।
फर्स्ट माइल का भी सेम करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में निकाल लेता हूँ, माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंस भी निकाल लेता हूँ ताकि अपना नेट कंसिडरेशन डायरेक्ट आ जाए। तो फर्स्ट माइल का सेल हुआ है शेयर 100 इंटू 325 पहला, 100 इंटू 325 पहला। दूसरा है यहाँ पे 200 इंटू 150, एक सेकेंड 200 इंटू 150, ये भी मैं एम प्लस कर देता हूँ, करेक्ट है, एम प्लस MRC 62,500 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 1.8%, दैट इज ट्रांसफर एक्सपेंस। तो आपका नेट कंसिडरेशन विल बी, नेट कंसिडरेशन 61,375 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी बड़ा ही सिंपल है, 250 शेयर ऊपर दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 203 मल्टीप्लाई बाय 1.5%, 250 इंटू 203 इंटू 1 प्लस 1.5%, 250 इंटू 203 प्लस 1.5%, दैट इज 51,511.25, 51,511.25 करेक्ट है, क्या पता देखना पड़ेगा। माइनस 61,375, 9863 आएगा यहाँ पे, 9863.75 प्लस ऊपर का 1846.2, दैट इज 11,710, 11,710 देख लेते हैं, आ जाएगा आंसर, मैंने किया था पहले। बट ये वाला चीज़ थोड़ा सा अगर अटेंशन नहीं रहेगा तो गलती हो सकता है, अगर नहीं समझा तो पीछे एक बार जाके देखो, समझ जाएगा, या खुद से प्रैक्टिस करके देखो, समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन अभी करते हैं 15th वाला, फिर आज का ये सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। मैं लगभग काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ ये बैठ के, क्योंकि मुझे पहले सॉल्व करना पड़ता है, फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये आज का 15th क्वेश्चन करते हैं, फिर कल बचे हुए 15 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और अपना खत्म हो जाएगा। जीएसटी का केस स्टडी ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब पे, चाहिए तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जीएसटी के एमसीक्यू डाल दिए हैं, इनकम टैक्स के एमसीक्यू डाल दिए हैं, मैराथन डाल दिया है, आरटीपी डाल दिया है, मॉक टेस्ट डाल दिया है। अब आप बताओ और क्या चाहिए भाई, सब कुछ ही डाल दिया है। बट ये सब फास्ट फॉरवर्ड है, फुल क्लास पर्सपेक्टिव नहीं है। मतलब क्लास में क्या होता है, बहुत अच्छे से अपन कर सकते हैं और एक एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो नहीं हो पाएगा। अभी क्वेश्चन 15 अच्छे से कर लेते हैं और आज का सेशन मिस्टर अक्षय बियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 बर्थडे है उसका 15 मई को, जिसके लिए उसने होटल में पार्टी रखा है। ये ओकेजन पे उसने अपने फ्रेंड को बुलाया है, रिलेटिव को बुलाया है। सेरेमनी बहुत अच्छा था, फीस्ट भी अच्छा था, सब कुछ बहुत मस्त था। जब पार्टी ख़त्म हुआ तो अक्षय ने अवार्ड की, अक्षय को गिफ्ट वगैरह मिले, फ्लावर बुके वगैरह मिले, देखते हैं क्या कैसे मिला। मदर ने उसको एक गोल्ड चेन दिया है 22 कैरेट का, जो उसने परचेज किया था मदर ने, मतलब इसके हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा गिफ्ट रिलेटिव से। फादर ने गिफ्ट दिया है 56,000 का, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। इतना था, 1 सेकेंड 1, ठीक है। वाइफ ने 4 गोल्ड का रिंग दिया है जो उसने परचेज किया था 35,500, फेयर मार्केट वैल्यू था उसका 37,429, ठीक है जी। सिस्टर ने पेंटिंग दिया है, ये भी एग्जम्प्ट, ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। कजिन ब्रदर ने, फादर के ब्रदर के बेटे ने एक गोल्ड चेन दिया है जो कि 50,000 से कम है, इसलिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लोजेस्ट कजिन ने i20 कार दिया है जो कि यहाँ पे आएगा ही नहीं, 56 to 10 में टैक्सेबल ही नहीं होता। फ्रेंड एंड अदर डिस्टेंट रिलेटिव ने कैश दिया है 1,51,000 का, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अक्षय डिजायर टू सेटअप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद हिज फ्रेंड इन पार्टनरशिप फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन फर्म। उसने कुछ चीज़ें बेच दी है। मदर ने जो गिफ्ट दिया था वो बेच दिया है, फादर ने जो दिया था वो बेच दिया है, कजिन ब्रदर ने जो गोल्ड चेन दिया था वो भी बेच दिया। उसकी वाइफ ने 1 लाख रुपए उसको और गिफ्ट दिया ताकि क्या करे, बिजनेस बढ़ा सके। 1 दिसंबर 2021 को उसे 6 लाख रुपया क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, इंक्लूडिंग द अमाउंट जो था ऊपर वाला सब, और उसके फ्रेंड ने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 1 फेब के दिन उसकी वाइफ ने फिर से 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है उसको टू इन्वेस्ट सच मनी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इन्वेस्टेड 50,000 मोर फ्रॉम हिज इंडिविजुअल सेविंग। ऑन दिस डे हिज फ्रेंड ऑल्सो इन्वेस्टेड 1 लाख इन द फर्म। आगे देखते हैं। सिंस द फर्म इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट इनिशियल स्टेज, द फर्म रिक्वायर सफिशिएंट फंड। सो मिस्टर अक्षय ने अपनी वाइफ की जो गिफ्ट किए थे गोल्ड रिंग 40,250 वाले, वो भी बेच दिए हैं। एंड ही डिप्लॉयड द फंड एज अ पर्टिकुलर
पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है जी। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट आपको क्या करना है, आंसर चूज करना है। सबसे पहले बताओ कैपिटल गेन कितना होगा अक्षया के हाथ में। तो देखो अक्षय के हाथ में ये वाले गोल्ड जो बेचा है उसका कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि क्लबिंग प्रोविजन वगैरह यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, करेक्ट है। बट जो ऊपर बेचा था वह उसका हो जाएगा। तो सबसे पहले 42,150 में से कॉस्ट क्या था मदर का, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट आपका कॉस्ट हो जाएगा। मदर का कॉस्ट था 37,822, इसमें से लेस कर देता हूँ मैं 37,822। दूसरा था गोल्ड ब्रेसलेट फादर ने दिया था, उसका कॉस्ट क्या था, फादर का गोल्ड ब्रेसलेट था 56,075, 56,075। तीसरा कजिन ब्रदर ने जो गिफ्ट दिया था, कजिन ब्रदर ने 18,200, 18,200। तो ये तीनों ये कैलकुलेट कर लो भाई, आप करो फटाफट, साथ में मैं भी करता हूँ। कितना आता है 42,150 प्लस 60,180 प्लस 2,600 माइनस 37,822 माइनस 56,075 माइनस 18,200। सो इट कम टू 10,833। देखते हैं सही है कि क्या है। 10,833 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। क्या मैच होता है? 10,833 बिल्कुल मैच होता है। सेकेंड पे आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गिफ्ट नॉट कंसिडर्ड एज इनकम, मतलब ऐसा कितने गिफ्ट है जो कि आपका इनकम नहीं माना जाएगा। तो साथ साथ में कैलसी पे मैं कैलकुलेट भी करते हैं हम लोग और देख भी लेते हैं। सबसे पहले तो भाई देखो, सबसे पहले मदर ने जो गिफ्ट दिया था आपको 37,822 कैलकुलेट करना चालू करते हैं। कुछ एरर हो गया था, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले मदर का जो इनकम था वो टैक्सेबल नहीं होगा, 37,822 ले लिया। फिर उसके बाद 56,075 फादर का। उसके बाद उसकी वाइफ के ऊपर आते हैं। 4 रिंग उसने गिफ्ट किया था जिसका मार्केट वैल्यू था 37,429। 37,429 इंटू 4 विल बी 149,716, करेक्ट है। हाँ जी। फिर उसमें ऐड कर देता हूँ 45,000 का पेंटिंग, उसकी बहन ने जो गिफ्ट किया था वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। फिर कजिन ब्रदर का 18,200 भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि 50,000 से कम है। फिर 4,10,000 का i20 कार गिफ्ट जो था वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। नीचे और आते हैं, नीचे और आते हैं, नीचे और आते हैं। ये कैश टैक्सेबल था और उसकी वाइफ ने जो 1-1 लाख करके 2 बार गिफ्ट दिया था 2 लाख रुपीज़ का, 2 लाख रुपीज़ का, वो भी क्या नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो 916,813, क्या ये आंसर है? 916,813, 916,813 ये क्या होगा, ये कंसीडर नहीं होगा आपका इनकम 56,210 में, 916,813। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन हैंड ऑफ मिस अक्षया's वाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ ज्वेलरी बाय मिस्टर अक्षया? इफ यस, व्हाट शैल बी द टैक्सेबल अमाउंट इन हैंड ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22? ये नहीं, 15.3 है ना पहले। व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल इन हैंड ऑफ मिस्टर अक्षया? मिस्टर अक्षया के हाथ में कौन सा गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल होगा? तो 1,51,000 का एक लास्ट में जो था कैश वाला, ठीक है। 15.4 बोलता है अक्षया की वाइफ के हाथ में कौन सा क्लब होगा इनकम? तो क्लब होगा क्या? बिल्कुल होगा। यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें बेची थी। क्या बेचा था पता है? 40,250 का इसने बेच दिया था, ज्वेलरी रिंग वगैरह जो भी था। और वो उसका कॉस्ट क्या था प्रीवियस ओनर को? प्रीवियस ओनर को उसका कॉस्ट था 35,500। तो 35,500 में रिड्यूस करता हूँ 500, 40,250 माइनस 35,500 इंटू 4 रिंग था तो 19,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा? इनकम क्लब हो जाएगा। 19,000 इज इट मैचिंग? सी 19,000। तो यहाँ पे आज हम लोग ने 15 क्या कर दिए हैं, केस स्टडी ख़त्म कर दी है। कल आपको रात तक बची हुई 15 मिल जाएगी। सो डन।
अपना केस स्टडी वाला काम भी हो जाएगा और फिर देखते हैं कुछ और करेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो यार अगर कर सकते हो तो, इट विल मोटिवेट, एक्चुअली मोटिवेट करता है, किसी को बता सकते हैं भाई इतने सब्सक्राइबर है।